अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 4 में पढ़ते हो और अगर आपका हिंदी है एईसी हिंदी, दोस्तों मैं आप सबके लिए एईसी हिंदी का एक ऐसा फुल सिलेबस का मैराथन वीडियो लाया हूं जिस वीडियो को देख के आप 50 में से 50 इजीली यू कैन स्कोर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया एईसी हिंदी करवा दीजिए, हमारा एईसी हिंदी है, कोई नहीं पढ़ा रहा है एईसी हिंदी। तो हम पढ़ाएंगे आपको एईसी हिंदी। ये पूरा का पूरा जो वीडियो आपको दिख रहा है, ये वीडियो आप देख लीजिए। हर एक चैप्टर बखूबी तरीके से, खूबसूरत तरीके से किया हुआ है, कराया हुआ है विथ एमसीक्यू। सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने उसी में करवाए हैं। ये सारे जो चैप्टर आप देख रहे हो, मंत्र, भोलाराम की जीव, त्रिशंकु, फिलिया, पर्यावरण संरक्षण, सारे के सारे चैप्टर बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने एईसी हिंदी के कंप्लीट करवा दिए हैं पिछले साल ही। अब मैं इसको पूरा कंप्लाई अब मैं उसको पूरा कंपाइल कर दूंगा और आप एईसी हिंदी की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं, डंके की चोट पे गारंटी देता हूं भाई, कि अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो 50 में से 50 पक्का से पक्का है तुम्हारा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भाई, एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभिषेक भैया का ये एफर्ट तुमको पसंद में आ रहा है तो अभिषेक भैया के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। लाइक नहीं करोगे पाप लगेगा, भयंकर पाप लगेगा भाई। 1000 लाइक का टारगेट है। प्लीज प्लीज भाई कर दो, 1000 लाइक का टारगेट है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और खूब हाइप कीजिए। भैया ये नोट्स कहां मिलेगा? एईसी हिंदी का इतना बेहतरीन नोट्स, एमसीक्यू, ये सब कहां मिलेगा? अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम का लिंक देखिए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब के पिंड कमेंट में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। वो लिंक पे जाएंगे ना, एईसी हिंदी का आपको मैट मिल जाएगा। ये मैट को पढ़िए, ये वीडियो देखिए। 50 में से 50 मैं गारंटी देके बताता हूं भाई, 50 में से 50। पिछला वर्ड भी लाया है बच्चा लोग। तो हिंदी का सबसे बेहतरीन मैराथन, सबसे खूबसूरत मैराथन इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। ऑफ कोर्स अभिषेक झा क्लासेस जाना जाता है इसके लिए। तो 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब प्यार दीजिए भाई, बहुत सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। विश्वास मानो, तुम लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे ना, अगला बार से ये सब सारा मैराथन बंद हो जाएगा। तुम चाहते हो ये सब सब कंटिन्यू रहे, तुम चाहते हो तो तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। काइंडली लाइक करो, कमेंट करो, फिर जाके हमको फायदा होगा ना। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर की बारिश हो जानी चाहिए आज हिंदी का पूरा विथ एमसीक्यूज, 50 में से 50 का। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया एईसी हिंदी का जो क्लासेस है वो कब से आएगा। बिकॉज हमारा तो इंग्लिश है नहीं, हमारा तो हिंदी है। हम लोग तो मझधार में फंस गए सर, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ा रहा है हम लोगों को हिंदी। आप ही पढ़ा दो भैया, आपसे ही रिक्वेस्ट है। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया एईसी हिंदी हम लोग को पढ़ा दो, तो आया हूं मैं आपके रिक्वेस्ट का मान सम्मान रख के। अब आप अगर लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो एईसी हिंदी का सीरीज कंटिन्यू मैं नहीं रखूंगा। आज मैं बहुत मुश्किलों से एईसी हिंदी का सीरीज में कंटिन्यू रख रहा हूं। आप जानते हो कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी के बहुत सारे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। आप लोगों को हर एक चैप्टर का डीप अंडरस्टैंडिंग में देने की कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी आप 50 में से 50 लाओ। लेकिन आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट तो जरूर जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी का ऑडियंस बहुत कम है। इतने भी कम रिस्पॉन्स आया, बहुत कम रिस्पॉन्स आया, तो मैं हिंदी का सीरीज कंटिन्यू नहीं करूंगा। वो आपके रिस्पॉन्स, वो आपके शेयर, वो आपके लाइक, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। आप लोग कितना चाहते हो कि हिंदी का सीरीज आए, हिंदी में समझाऊं, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए। हिंदी का हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी का हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भैया हिंदी एमसीक्यू है या एससीक्यू है या एलएक्यू है। तो हिंदी जो है ना, वो एमसीक्यू है। हिंदी एमसीक्यू है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। तो हिंदी एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हिंदी आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराओगे? जी बिल्कुल, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अगर आप लाइक कमेंट शेयर सब कुछ किए तो एकदम पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए, तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी भोला राम का जीव। आज हम लोग भोला राम का जीव बोल के एक कहानी है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका रचयिता है दोस्तों हरिशंकर परसाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहानी जिसका नाम है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव मतलब भोला राम का आत्मा।
जीव का मतलब होता है आत्मा, भोलाराम का आत्मा। आज हम लोग ऐसा एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो सरकारी तंत्रों के भ्रष्ट व्यवस्थाओं के ऊपर कहानी है। तो भोलाराम का जीव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे बंगाली वाले बच्चे बोलते हैं कि भैया आप एईसी एईसी ये बंगाली भी पढ़ाओगे क्या? तो बंगाली मेरे को आता नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाऊं? बंगाली का आपको नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स पढ़ लेना। बंगाली नहीं पढ़ा सकता मैं, सॉरी। लेकिन एईसी हिंदी इंग्लिश में पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है? तो भोलाराम का जीव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसका रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। तो बेटा, ये जो कहानी है, इतना बड़ा जो कहानी है, वो सब आप घर में पढ़ना। मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा? मैं आपको यहाँ पे समरी बताऊंगा, इस कहानी का समरी बताऊंगा, साथ ही साथ एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे अपने अपने हिसाब से यहाँ पे समरी बताऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज करवाऊंगा आप लोग को। मैं समरी बता दूंगा कि ये कहानी में क्या क्या है, और साथ ही साथ आप लोग को एमसीक्यू करवाऊंगा। तो आइए, ये कहानी जो है, लेकिन आप जरूर 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 घर में पढ़ना। घर में अगर ये कहानी नहीं पढ़ोगे तो आप लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं समरी बता दे रहा हूं, एमसीक्यूज बता दे रहा हूं, घर में जरूर पढ़ना। ये कहानी को घर में जरूर पढ़ना आप, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी हम लोग। देखिए, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का नाम क्या है? ये कहानी का नाम है भोलाराम का जीव। ये कहानी का नाम भोलाराम का जीव है, ठीक है? इसके लेखक जो है, इसके लेखक का नाम दोस्तों है हरिशंकर परसाई। ये कहानी का नाम है भोलाराम का जीव, यानी भोलाराम का आत्मा के बारे में बात किया गया है। भोलाराम का आत्मा, जीव का मतलब आत्मा, जीव का मतलब आत्मा। ये एक व्यंग वाला कहानी है जहां पे लेखक जो है वो ताना मार रहे हैं सिस्टम के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, करप्शन के ऊपर, ठीक है? तो ये कहानी व्यंग वाला कहानी है। तो भोलाराम का आत्मा। एंड लेखक लेखक कौन है? लेखक है हरिशंकर परसाई। लेखक है हरिशंकर परसाई, आप देख सकते हो, ये है लेखक, ठीक है? इनका जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ है, मध्य प्रदेश में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, पार्टिसिपेट करो। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ है? 22 अगस्त 1924, 22 अगस्त 1944, 19 1924, 22 अगस्त 1924। और इनका निधन यानी मृत्यु, इनका मृत्यु हुआ है 10 अगस्त 1995। 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है? अच्छा, ये कहानी किस प्रकार का है? देखिए, अब से आप लोग ये सारांश को पढ़िए। सारांश, मैं यहाँ पे सारांश पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ एमसीक्यू करवाऊंगा। सारांश प्लस एमसीक्यू। आप लोगों को व्याख्या समझा दूंगा, समरी समझा दूंगा, साथ ही साथ एमसीक्यू। जरा आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये चैप्टर किस प्रकार के है। देखिए, हरिशंकर प्रसाद ने कि ये भोलाराम के जीव एक व्यंग प्रधान कहानी है। मतलब यहाँ पे ना वो व्यंग रचे हैं, यहाँ पे वो ताना मारे हैं कि देखो ये देश की भ्रष्ट व्यवस्था, देखो ये देश की रिश्वतखोरी, कि जहां पे भी आप जाते हो, सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, रिश्वत खाते हैं। एक सामान्य नागरिक को ठगा जाता है। आप आधार कार्ड बनाने जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ, या कोई भी सरकारी काम करने जाओ, आपसे रिश्वत मांगा जाता है, आपसे डोनेशन मांगा जाता है। उस चीज के बारे में वो व्यंग कसे हैं कि आजकल कोई ईमानदारी से काम नहीं करता, आजकल कोई भी सरकारी बाबू ईमानदारी से काम नहीं करता, रिश्वतखोरी पे विश्वास करते हैं, व्यवस्था खराब है, भ्रष्ट, इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था पे कहानी है, ठीक है? तो हरिशंकर परसाई की भोलाराम की जीव एक व्यंग प्रधान कहानी है जो सरकारी तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था, रिश्वतखोरी और सामान्य नागरिक की उपेक्षा को उजागर करती है। कहानी में पात्रों के माध्यम से आधुनिक समाज को विडंबनाओं को दर्शाया गया है। मतलब ये कहानी के जो जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, उसके माध्यम से ये बताया गया है कि कितना करप्शन हो रहा है हमारे देश में, कितना करप्शन हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे हमारे देश में। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि धर्मराज और चित्रगुप्त यमलोक में चिंतित होते हैं। ऐसा एक प्लॉट है कि यमराज, यमराज का मतलब क्या है? यमराज का मतलब धर्मराज। यहाँ पे कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि धर्मराज और चित्रगुप्त यमलोक में चिंतित रहते हैं क्योंकि भोलाराम का जीव यानी भोलाराम का जो आत्मा है, भोलाराम का आत्मा मृत्यु के 5 दिन बाद भी यमलोक नहीं पहुंचा। जब भोलाराम का आत्मा, आप लोग तो जानते हो कि यमलोक में यही सब होता है, यमलोक में हमारे आत्माओं को लाया जाता है। तो धर्मराज और चित्रगुप्त यमलोक में बहुत ज्यादा चिंतित है क्योंकि भोलाराम का आत्मा अब 5 दिन बाद भी नहीं आया, 5 दिन बाद भी नहीं आया। भोलाराम 5 दिन पहले मर चुका है, भोलाराम 5 दिन पहले मर चुका है, लेकिन उसका आत्मा नहीं पहुंचा अभी तक।
यमलोक में। उसका आत्मा नहीं पहुंचा अभी तक यमलोक में, ठीक है। तो यमदूत बताता है कि जीव उसे रास्ता में चकमा देकर गायब हो गया। तो यमदूत यमदूत जो है, यमदूत उसको ये बताता है कि भोलाराम का जीव जो है ना, भोलाराम का जीव, भोलाराम का आत्मा उस यमदूत को चकमा देके भाग गया। भोलाराम का आत्मा उस यमदूत को चकमा देके भाग गया। यमदूत जो लेने आता है आपके आत्मा को, आपके शव को, वो उसको चकमा देके भाग गया, ठीक है। क्लियर है। फिर फिर ये फिर वही सब देख के कि नारद जाता है पृथ्वी लोक पे, नारद मुनि जाता है पृथ्वी लोक पे, नारद मुनि जाता है पृथ्वी लोक पे। तो नारद मुनि पृथ्वी पर जाके भोलाराम की खोज करते हैं। तो ये जो नारद होता है ना, नारद, वो खोज करते हैं भोलाराम की, आखिरकार कि भोलाराम का जीव गया तो गया कहां। आखिरकार ये भोलाराम का जीव गया तो गया कहां। उसका खोज करने के लिए नारद मुनि जो है वो पृथ्वी लोक पे निकल पड़ते हैं। तो वो सबसे पहले जाते हैं भोलाराम के घर, भोलाराम का घर जाते हैं। तो भोलाराम की पत्नी बताती है कि वो 5 साल से रिटायर हुए थे लेकिन पेंशन नहीं मिली। तो भोलाराम के घर में जब वो पहुंचते हैं कि भोलाराम का जीव कहाँ है, प्लीज बताओ। तो भोलाराम की पत्नी बोलती है कि 5 साल रिटायर हुए हुए थे उनको, वो 5 साल से रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली थी, उनको पेंशन नहीं मिली थी। तो भुखमरी और चिंता के कारण भोलाराम की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कैसे हुई? भूखमरी के कारण। अगर कोई इंसान को 5 साल से पेंशन नहीं मिला, वो तो भूखा होगा। उसको तो बहुत सारी चिंता सताती होगी कि किस तरीके से मैं अपने फाइनेंशियल बर्डन को लूज करूंगा, किस किस कैसे मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा। तो भूखमरी और चिंता के कारण भोलाराम की मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वो नारद मुनि जाता है सरकारी दफ्तर में, क्यों पास नहीं हुआ 5 साल से भोलाराम का पेंशन। तो नारद मुनि एकदम, अरे ये तरस खा के वो सरकारी दफ्तर का चित्रण करते हैं। मतलब ऑफिस में जाते हैं, सरकारी ऑफिस में जाते हैं। तो ये नारद फिर वो दफ्तर जाते हैं, सरकारी दफ्तर जाते हैं, जहां उन्हें बाबुओं और अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब नारद मुनि ऑफिस जाते हैं सरकारी, तब सरकारी ऑफिस में कोई बोलता है कि काउंटर नंबर 1 पे जाइए, कोई बोलता है काउंटर नंबर 2 पे जाइए, कोई बोलता है काउंटर नंबर 3 पे जाइए, कोई बोलता है काउंटर नंबर 4 पे जाइए। एक दूसरे का चक्कर लगाना पड़ता है नारद मुनि को। नारद मुनि को भी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ता है सरकारी बाबुओं के। अरे सरकारी बाबू के चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है। हर जगह यही जवाब मिलता है कि दरख्वास्त की वजन नहीं रखा गया। मतलब सीधा सा बात है, हर कोई, हर सरकारी बाबू यही बोलता है कि वजन नहीं रखा गया दरखास्त पे, मतलब रिश्वत नहीं दी गई। हमें रिश्वत दो, हम काम कर देंगे, हम उसके पेंशन को अप्रूव कर देंगे। हर जगह यही जवाब मिलता है कि दरख्वास्त पे वजन नहीं रखा गया, हमें रिश्वत नहीं मिला, रिश्वत दो, पैसे दो, हम पेंशन को अप्रूव करा देते हैं, हम ये भोलाराम के पेंशन को अप्रूव करा देते हैं। तो ये नारद उसके बाद सबसे बॉस से मिलते हैं। अरे एकदम साहब से मिलते हैं, फिर जो हेड ऑफ द अथॉरिटी रहता है उनसे मिलते हैं, जो बिना का वजन मांग के रिश्वत के रूप में स्वीकार करते हैं। जो 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 ये नारद मुनि से बोल देते हैं कि आपकी वीणा बहुत अच्छी लग रही है, आप एक काम करो, अपनी वीणा हमको ये दे दो, हम भोलाराम की पेंशन की फाइल अप्रूव कराते हैं, हम भोलाराम की पेंशन की फाइल अप्रूव कराते हैं। तो नारद उसके बाद बड़े साहब से मिलते हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि ये जो वीणा है, अरे एक तो वीणा है ना नारद मुनि का, वो बोलते हैं कि ये वीणा आप रख के चले जाओ, हम अप्रूव कराते हैं भोलाराम की फाइल, हम अप्रूव कराते हैं भोलाराम की फाइल। तो नारद बड़े साहब से मिलते हैं जो वीणा को वजन मान के रिश्वत के रूप में स्वीकार करते हैं, रिश्वत के रूप में स्वीकार करते हैं, वीणा को रिश्वत के रूप में स्वीकार करते हैं। उसको रिश्वत चाहिए, उस बड़े साहब को भी रिश्वत चाहिए, सीधा सा बात, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब भोलाराम की फाइल मंगवाई जाती है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब भोलाराम की फाइल मंगवाई जाती है, उसमें से भोलाराम की आत्मा की आवाज आती है। जब वो फाइल को खोलते हैं नारद मुनि, जब वो फाइल को खोलते हैं नारद मुनि, तब उसका आत्मा का आवाज आता है, ऑर्डर आ गया क्या, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या। अब देखो 5 साल से एक इंसान को पेंशन नहीं मिला,
तो जब उसके फाइल को खोला जाता है तब भोला राम का आत्मा का आवाज निकलता है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? तो ये नारद पूछते हैं, क्या तुम भोला राम का जीव हो? फिर वहां से जवाब आता है, हाँ मैं अपने दरख्वास्तों में अटका हुआ हूं, स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वो बोलता है कि मुझे ये चिंता सताती है, मैं अपनी मैं अपनी एप्लीकेशंस में अटका हुआ हूं, मैं जो एप्लीकेशन दिया हूं पेंशन का उसी में मैं अटका हुआ हूं अभी तक। जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। उसका आत्मा भटक रहा है। अरे सीधा सा बात है, भोला राम का आत्मा भटक रहा है वो सरकारी दफ्तरों के फाइल में। वो सरकारी सरकारी दफ्तरों के फाइल में उसका आत्मा भटक रहा है, बोल रहा है कि जब तक मेरा पेंशन अप्रूव नहीं होगा मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा। और फिर आप तो जानते ही हो कि बड़े साहब को रिश्वत मिली है बिना का। और जब रिश्वत मिली तब बड़े साहब ने अप्रूव किया पेंशन का फाइल। मतलब ये मतलब ये दर्शाती है कि ये देश में भ्रष्टाचार अभी भी है, ये देश में घूसबाजी अभी भी है, ये देश में रिश्वतखोरी अभी भी है। ये चैप्टर हम लोगों को ये बताता है कि आप जब तक वजन नहीं रखते हो, जब तक आप रिश्वत नहीं देते हो किसी के लिए, जब तक आप घूसबाजी नहीं करते हो, जब तक आप रिश्वत नहीं देते हो, तब तक नहीं होता है कुछ। इस देश में आपको सही काम करने के लिए, आपको कुछ भी करने के लिए आपको रिश्वत चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि भोला राम का जीव प्रतीक है उस आम नागरिक का जो अपने अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। तो भोला राम के जीव चैप्टर को इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो एक आम नागरिक का, एक ऑर्डिनरी इंसान का प्रतीक है जो जीवन भर संघर्ष तो करता है लेकिन हर कोई उससे घूस मांगता है, उसका काम कभी नहीं हो पाता है। फाइलों में अटका जीव दर्शाता है कि भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। वो फाइलों में जो अटका हुआ आत्मा है, उससे ये पता चलता है कि भ्रष्टाचार कितना गहरा हो चुका है कि एक इंसान मरने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिल पाती, भ्रष्टाचार की वजह से मुक्ति नहीं मिल पाती। और कहानी में व्यंग के माध्यम से गंभीर सामाजिक आलोचना की गई है। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो कहानी क्या रहता है? कहानी रहता है कि यमराज और चित्रगुप्त पहले पहले खोजते हैं किसको? जीव को, भोला राम के जीव को। यमराज और चित्रगुप्त बात करते हैं कि भैया भोला राम का जीव नहीं आया अभी तक, भोला राम का आत्मा नहीं आया अभी तक। उसको यमदूत बताता है, फिर यमदूत बताता है कि भोला राम का जीव को वो पकड़ने गया था लेकिन जीव ने उसको चकमा दे के भाग गया। जीव उसको चकमा दे के भाग गया। ठीक है, फिर नारद मुनि जाते हैं, फिर नारद मुनि धरती पे जाते हैं, नारायण नारायण। और नारद मुनि जब धरती पे जाते हैं तो भोला राम के घर सबसे पहले जाते हैं। भोला राम की पत्नी बताती है कि हम लोग बहुत बहुत भूखे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। हम लोग बहुत भूखे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। और 5 साल हो गए रिटायर हुए हुए, लेकिन अभी तक पेंशन की फाइल अटकी है, पेंशन नहीं मिली। और भोला राम ये दुख में, ये पीड़ा में, ये दर्द में मर जाता है। भोला राम ये दुख में, ये पीड़ा में, ये दर्द में मर जाता है। उसके बाद नारद मुनि जाते हैं सरकारी ऑफिस। अब सरकारी ऑफिस जाते हैं तो बहुत सारे सरकारी अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। कोई बोलता था कोई बोलता था उसके पास जाओ, कोई बोलता था उसको पास जाओ, कोई बोलता था इसके पास जाओ, कोई बोलता था इसके पास जाओ। और सभी एक ही बात बोलते थे कि रिश्वत चाहिए मेरे को, रिश्वत। आपने वजन नहीं रखा इस पे, रिश्वत की आपने आपने ये पेंशन की फाइल पे वजन नहीं रखा, मतलब रिश्वत चाहिए। हर एक सरकारी बाबू को क्या चाहिए? रिश्वत चाहिए। तो नारद क्या करते हैं, एक ही बार सीधा बड़े बाबू को मिलता है, बड़े बाबू को। कम से कम नारद ये 25-30 सरकारी बाबू से मिल लेते हैं, 25-30 सरकारी बाबू से मिल लेते हैं। उसके बाद एक मेन बॉस रहता है, मेन बॉस, उनसे वो मिलने जाते हैं। उनसे जब वो मिलने जाते हैं मेन बॉस से, तब मेन बॉस बोलते हैं कि आपकी वीणा तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको तो पता ही है कि नारद मुनि के पास एक तो वीणा रहता है, वीणा। कि आपका वीणा तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सीधा सा बात है, वीणा चाहता था रिश्वत के रूप में वो। तो बड़ा बड़ा बाबू को जब नारद मुनि अपना विना देते हैं तब जाके वो फाइल अप्रूव करते हैं, तब जाके वो पेंशन की फाइल अप्रूव करते हैं। और जब फाइल को खोलते हैं और खोलते ही भोला राम की जीव की आत्मा बोल उठती है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? तो ये नारद पूछते हैं, क्या तुम भोला राम के जीव हो? तो वहां से वो जवाब आता है, हाँ मैं अपनी दरख्वास्तों में अटका हुआ हूं, स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो फिर नारद बताते हैं, भाई तुम्हारी फाइल अप्रूव हो चुकी है, अब चलो स्वर्ग।
फाइल मैंने अप्रूव कर चुका, अब चलो स्वर्ग। तो ये पूरा का पूरा कहानी रहता है, ठीक है। तो आइए अब इसके एमसीक्यूज को करते हैं, एमसीक्यूज को करते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहला एमसीक्यू कि भोलाराम का जीव के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 1922, 1922 बोल सकते हो, 1922। कहानी किस शैली में लिखी गई है? व्यंग के शैली में, मतलब भैया ताना मारा, ताना ताना, अरे ताना मारा है, ठीक है। ये जो लेखक है ना, ये ताना मारे हैं ये सिस्टम पे, ये करप्शन पे। व्यंग मतलब ये ताना मारना, ठीक है। अच्छा, कितने दिन पहले देह ये त्याग हो चुका था? तो 5 दिन पहले। भोलाराम का जीव का कितना दिन पहले देह त्याग हो चुका था? 5 दिन पहले, ठीक है। भोलाराम का जीव किसे चकमा दे के भाग गया? यमदूत को, यमदूत को चकमा दे के भाग गया, यमदूत को चकमा दे के भाग गया। नारद को भोलाराम का घर कैसे मिला? माँ बेटी के कुंदन सुन के। जब माँ माँ और बेटी रो रही थी ना, तो रोने की आवाज से नारद को उनके घर का एड्रेस मिला। ये कौन रो रहा है? ये भोलाराम की पत्नी है क्या? ठीक है। तो भोलाराम किस बीमारी से मरा? गरीबी की बीमारी से, गरीबी की बीमारी। 7 हो जाएगा। भोलाराम किस बीमारी से मरा? गरीबी की बीमारी। इसके बाद भोलाराम को कितने वर्षों से पेंशन नहीं मिली? कितने वर्षों से पेंशन नहीं मिली थी? 5 वर्षों से, 5 वर्षों से उनको पेंशन नहीं मिली थी। भोलाराम ने मकान मालिक को कितने वर्ष से किराया नहीं दिया था? मकान मालिक को कितने वर्ष से किराया नहीं दिया था? 1 वर्ष से। 1 साल से मकान मालिक को किराया नहीं दिया था। स्टोरी पढ़ लीजिएगा आप लोग, प्लीज स्टोरी पढ़ लीजिएगा। अभी तो मैंने समरी करवाया है और एमसीक्यूज करवाया है, आप लोग स्टोरी घर में पढ़ोगे। फिर बोला है कि नारद ने कितने बाबुओं और अप्सरों के चक्कर लगाए? नारद ने कम से कम कितने बाबुओं और अप्सरों के चक्कर लगाए? मैंने अभी अभी बोला 25-30, 25-30 आंसर हो जाएगा। 25-30, कम से कम 25-30 बाबुओं और अप्सरों के चक्कर लगाए। बड़े साहब ने नारद से क्या मांगा? बड़े साहब जो थे, बॉस जो थे, बड़का वाला बॉस जो थे, वो क्या मांगा नारद से? वीणा, वीणा आंसर हो जाएगा, वीणा। 11 का हो जाएगा सी। वजन शब्द का अर्थ क्या है? वजन शब्द का अर्थ है रिश्वत, रिश्वत है। भोलाराम का जीव कहाँ अटका पाया गया था? तो ये पेंशन की फाइल में, पेंशन की फाइल में भोलाराम का जीव अटका पड़ा था। नारद ने भोलाराम से क्या कहा? कि चलो स्वर्ग। नारद ने भोलाराम से कहा कि चलो स्वर्ग। इसके बाद कि भोलाराम ने स्वर्ग जाने से क्यों इनकार किया? पेंशन के दरखास्तों में मन लगा था, ठीक है। तो भोलाराम ने बोला कि मैं अभी पेंशन की दरखास्त में अटका हुआ हूं, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, सीधा सा बात है, ठीक है। फिर यमराज किस आधार पर स्वर्ग या नर्क का आवंटन करते हैं? कर्म और सिफारिश के हिसाब से। जिसका जैसा कर्म, जिसका जैसा सिफारिश, उस हिसाब से स्वर्ग का आवंटन करते हैं। फिर चित्रगुप्त का क्या कार्य है? चित्रगुप्त का क्या कार्य है? कि कर्मों का लेख रखना, कर्मों का लेख रखना, कर्मों का लेख रखना। फिर कहानी में फाका शब्द का अर्थ क्या है? फाका शब्द का अर्थ है भूख, भूख है, ठीक है। आंसर हो जाएगा भूख। अरे कहानी में फाका शब्द का अर्थ क्या है? भूख। भोलाराम के कितने बच्चे थे? भोलाराम के 3 बच्चे थे, याद रखिएगा। भोलाराम के 3 बच्चे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। कहानी में नारद का चित्रण कैसा है? नारद का चित्रण कैसा है कहानी में? संवेदनशील, संवेदनशील, संवेदनशील। कहानी का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार और व्यंग। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे व्यंग करना, उस पे वो ताना कसना, तंज कसना। फिर ये बताइए कि दरख्वास्त शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। भोलाराम का घर किस शहर में था? किस शहर में था? जबलपुर में था। भोलाराम का घर जो था वो जबलपुर में था, जबलपुर में, ठीक है। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1982 में। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला, ठीक है। फिर कहानी के शीर्षक भोलाराम का जीव क्या सार्थक है? जीव के खोज पर आधारित, ठीक है। ये कहानी जो है ना, ये भोलाराम के आत्मा को खोजा जा रहा है, सीधा सा बात है, ठीक है। तो भोलाराम के जीव हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं हिंदी के सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज कमेंट तो पक्का करना पड़ेगा आप लोग को। कमेंट अगर नहीं करोगे तो मैं कंटिन्यू नहीं रखूंगा, सीधा सा बात। लाइक करना पड़ेगा और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए भाई, शेयर तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हिंदी को कोई कवर नहीं करा रहा है। हिंदी को मैं कवर कराने के बारे में सोचा हूं। क्या मेरा सोच गलत है, सही है, ये तो आप ही बताओगे लाइक कमेंट और शेयर करके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हिंदी का एईसी हिंदी का और एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों त्रिशंकु। इस त्रिशंकु को लिखा है मन्नू भंडारी ने। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी तो आप घर में पढ़िएगा आराम से, लेकिन मैं आपको सारांश बता दूंगा इस स्टोरी का, ठीक है। तो मन्नू भंडारी का ये बहुत ही बढ़िया कहानी एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों त्रिशंकु। इसका पूरा सारांश मैं बता दूंगा आप लोगों को, और कहानी आपको घर में पढ़ना है। सारांश यानी समरी प्लस एमसीक्यू मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आ जाइए, मन्नू भंडारी का त्रिशंकु का वन शॉट हम लोग करते हैं। देखिए क्या है ये त्रिशंकु। देखिए, ये कहानी कहानी त्रिशंकु मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध रचना है, जो आधुनिकता या पारिवारिक संबंधों, किशोर मंथ की जटिलताओं और बुद्धिजीवी वर्ग की दोहरी मानसिकता को उजागर करती है। यह कहानी एक किशोरी लड़की तनु के दृष्टिकोण से लिखी गई है। मतलब एक किशोरी लड़की का मतलब क्या होता है? जो अडल्ट हो जाते हैं, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब 11 12th में पढ़ रही होगी, ठीक है। किशोरी लड़की का मतलब क्या है? किशोरी लड़की का मतलब है जो एडल्ट हो जाते हैं, जो लड़की थोड़ा सा एडल्ट हो जाती है, अब वो समझने सोचने की शक्ति उसमें आ जाती है, वैसी लड़की, ठीक है। तो यह कहानी एक किशोरी लड़की तनु के दृष्टिकोण दृष्टिकोण से लिखी गई है, जो एक ऐसे घर में पल रही है जहां उसके माता पिता खुद को आधुनिक और प्रगतिशील मानते हैं। तो ये कहानी है तनु की, जो तनु थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और उसके माता पिता जो है ना, माता पिता वो लव मैरिज किए हैं और वो आधुनिक सोच रखते हैं, मतलब मॉडर्न सोच वाले हैं, ठीक है। ये कहानी है तनु की, और उसके माता पिता जो है ना, माता पिता वो आधुनिक सोच रखते हैं। आधुनिक सोच मतलब मॉडर्न सोच। और माता पिता का क्या हुआ था बेटा? लव मैरिज हुआ था। किसी जमाने में माता पिता का लव मैरिज हुआ था, ठीक है। तो घर में बहस, विचार विमर्श और सिद्धांतों की चर्चा होती रहती है, लेकिन व्यवहार में उसी रूढ़ी मानसिकता में ग्रस्त है, वो निकालते हैं। अब इस कहानी में क्या होता है? अब इस कहानी में कभी-कभी मम्मी जो है वो मॉडर्न बन जाती है, और कभी-कभी उसी मम्मी को अपनी बेटी की भैया टेंशन सताती है कि बेटी अब बड़ी हो रही है, अब देखना पड़ेगा किसके साथ वो मिल रही है, किसके साथ नहीं मिल रही है। मतलब कभी-कभी वो चिंता करती है, और कभी-कभी वो वही दोस्ती करवाती है लड़कों से। मतलब मम्मी-पापा जो है इनके, वो बड़े मॉडर्न विचार के मम्मी-पापा है। मम्मी को कभी-कभी टेंशन भी होती है, और मम्मी-पापा को कभी-कभी मतलब कि मॉडर्न भी बनना रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि तनु के सामने वाले मकान में कुछ कॉलेज के छात्र रहते हैं। होता ये है कि तनु के जो सामने वाले मकान है ना, सामने वाले घर, उसमें कुछ कॉलेज के छात्र रहते हैं। वो उसे देख के फब्तिया कसते हैं। उसका मतलब, फब्तिया का मतलब भैया चुटकुले। तो होता ये है कि तन्नू अपने घर में रहती है, अपने घर के छत पे जाती है, और छत पे जाने के बाद वो देखती है कि सामने वाला जो मकान है, अरे तन्नू के सामने वाला जो मकान है, उसमें बहुत सारे कॉलेज के लड़के रहते हैं। अब वो कॉलेज के लड़के उसको देख के ना चुटकुले मारते हैं, चुटकुले मारते हैं, ठीक है, चुटकुले मारते हैं। पपतिया कसते हैं मतलब चुटकुले मारते हैं, ठीक है। अरे ये कैसी दिखती है, ये कैसे नहीं दिखती है, मतलब उसको देख के, ठीक है। तो तो ये तनु इस अनुभव से पहली बार अपने अस्तित्व और आकर्षण का बोध करती है। उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि हाँ, मैं बड़ी हो रही हूँ। मतलब ये पहली पहली बार उसको रियलाइज होता है कि ये क्या कहा है, ये क्या नहीं कहा है, ठीक है। आकर्षण का बोध करती है। तो जिसमें उसके भीतर रोमांच और असहजता दोनों जन्म लेते हैं। मतलब उसके 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 भीतर थोड़ा एक्साइटमेंट भी है कि ये लड़कों ने क्या कहा। वो तनु जो है, वो तनु थोड़ा एक्साइटेड भी है कि ये लड़के ने क्या कह दिया मुझे, और थोड़ा-सा वो परेशान भी है, ठीक है? एक तरफ वो परेशान भी है, और एक तरफ वो थोड़ा-सा एक्साइटेड भी है कि ये लड़का ने मुझे क्या कह दिया। ये ये लोग मुझे चुटकुला क्यों मार रहे हैं? ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो जब वह अपनी माँ से इस बारे में शिकायत करती है, तो माँ इसे गंभीरता से ना लेकर उन लड़कों को घर पर चाय पर आमंत्रित करती है। तो जब जब वो माँ को शिकायत करती है कि माँ माँ देखो ना, कुछ लड़के हैं, आस-पास के कुछ लड़के हैं, जो मुझे देख के चुटकुले मार रहे थे। जो मुझे देख के चुटकुले मार रहे थे, मेरे बारे में कुछ कुछ न कुछ बोल रहे थे। उसकी माँ तो मॉडर्न सोच की है, उसकी माँ तो थोड़े से मॉडर्न है। उसकी माँ को उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ। वो क्या की, वो उन लड़कों को चाय पे इनवाइट करती कि चाय पे आओ, चाय पे आइए, ज़रा चाय नाश्ते पे आइए। और उसी चाय पे इनवाइट करके तन्नू से दोस्ती करवा दिया। मतलब उसकी मम्मी तो मॉडर्न सोच की थी ना, मॉडर्न सोच की थी। तो उन लड़कों को चाय पे बुला के और तन्नू से दोस्ती-वोस्ती करवा दिया।
कि हाँ आप लोग भी तो कॉलेज में पढ़ते हो और मेरी बेटी भी कॉलेज वॉलेज में पढ़ती है, तो एक साथ आप लोग दोस्त वोस्त बन जाओ, नोट्स वोट्स देते रहना वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है। और तन्नू से दोस्ती करवाने की बात करती है, मतलब चाय पे बुलाती है। उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी वो कॉलेज के लड़कों को चाय पे बुलाती है और तन्नू से दोस्ती करवाती है। यह घटना तन्नू को असहज कर देती है। मतलब ये तन्नू एकदम देख के ये कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी मम्मी उन लड़कों को चाय पे बुला रही है, मेरे से दोस्ती करवा रही है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो खुद एक दर्शक की भूमिका को पाती है, जबकि उसके माता पिता अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब अब उसके उसके माँ बाप जो है ना, वो थोड़े से मॉडर्न सोच के हैं। उनसे समाज वाले भी पूछते हैं कि ये लड़का तो आपके घर रोज आता है, तो उनके उनके माँ बाप ये बोलते हैं अरे ठीक है मेरी बेटी का दोस्त है। मतलब उनको बहुत कॉमन लगता है, उनके माता पिता को ये चीज बहुत कॉमन लगता है कि हाँ एक लड़का एक लड़की का दोस्त हो सकता है, दोस्ती तो कर ही सकते हैं। समाज वाले जब बोलते हैं कि ये लड़का तो आपके रोज आपके घर आता है, तो वो बोलते हैं हाँ मेरी बेटी का तो दोस्त है ये, आएगा नहीं। एक तरफ उसकी मम्मी को उसकी बेटी का चिंता सताती है, एक तरफ वो मॉडर्न के दिखावापन में ये जूझती है। ठीक है। तो कहानी में यह विरोधाभास स्पष्ट होता है कि बुद्धिजीवी वर्ग विवाह, नैतिकता, आधुनिकता पर बहस तो करता है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो पुरानी सोच होती है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि एक तरफ उसकी माँ अपनी बेटी तनु का दोस्ती दोस्ती करवाती है। एक तरफ उसकी माँ अपनी बेटी वो तनु का दोस्ती करवाती है और एक तरफ उसको चिंता भी सताती है कि ज्यादा दोस्ती ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा दोस्ती अगर हो जाएगा तो प्यार में पड़ जाएगी। प्यार में अभी से अगर पड़ जाएगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी। मतलब एक तरफ उसकी माँ को लगता है कि दोस्त तो होना चाहिए और एक तरफ उसको लगता है कि नहीं नहीं ज्यादा दोस्ती भी नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी मम्मी फंस चुकी है दो बातों में। ठीक है। तो कहानी का शीर्षक त्रिशंकु प्रतीकात्मक है कि जो उस स्थिति को दर्शाता है, वो व्यक्ति न तो परंपरा में पूरी तरह सम्मिलित हो पाता है, ना ही आधुनिकता के पूरी तरह असम्मत हो पाता है। मतलब उसकी मम्मी जो थी, उसके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उसकी मम्मी को ये भी करना था कि भैया मॉडर्न मॉडर्न का दिखावापन भी करना था नॉर्मली, और उसकी मम्मी को अपनी बेटी को प्रोटेक्ट भी करना था कि ज्यादा दोस्ती ना कर ले। दोस्ती ठीक है लेकिन ज्यादा ज्यादा भी दोस्ती ना हो जाए, और ज्यादा इनके बीच अगर दोस्ती हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तनु की स्थिति भी ऐसी ही थी। तो वो जो लड़की थी तनु, वो समझ नहीं पा रही थी करूं तो क्या करूं, लड़के से दोस्ती करूं या ना करूं। अगर लड़के से ज्यादा दोस्ती हो जाएगी तो फिर मम्मी को प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं भी हो जाती है तो वापस मम्मी मिलाने जाती है, वापस पैचअप करवा देती है मम्मी। तो क्या करूं। वह ना तो पूरी तरह स्वतंत्र है, ना ही पूरी तरह नियंत्रित। मतलब लड़की भी एकदम बीच मझधार में फंस चुकी है। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट भी नहीं है, उसको पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं दिया, हाँ भाई जिसको जिसको तुमको दोस्त बनाना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है और पूरी तरह नियंत्रित भी नहीं है वो। एक तरफ उसकी माँ उसके दोस्तों को बुला के, एक तरफ उसकी माँ वो लड़कों को बुला के उसे दोस्ती करवाती है, और एक तरफ उसकी माँ को ये भी चिंता सताती है कि मेरी बेटी अगर ज्यादा दोस्ती कर लेगी उन लड़कों में से किसी लड़के से, अगर मेरी बेटी ज्यादा दोस्ती कर लेगी तो फिर क्या हो जाएगा। एक तरफ वो पुराने सोच को लेके चलती है, एक तरफ वो मॉडर्न सोच को लेके चलती है, और बीच में फंसी है तनु। एक तरफ वो पुराने सोच को लेके चलती है, एक तरफ वो मॉडर्न सोच को लेके चलती है, और बीच में फंसी है तनु। ठीक है। यह कहानी किशोर अवस्था की भावात्मक उलझनों, सामाजिक दृष्टिकोण की मतलब कि सामाजिक सामाजिक दृष्टिकोण की उदारता और स्त्री को पहचान की खोज में अत्यंत संवेदनशील को प्रस्तुत करती है। मतलब यहाँ पे उलझन आती है, बहुत सारा उलझन उलझन आती है आधुनिकता की ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से इसमें आधुनिकता की परिभाषा, बुद्धिजीवी वर्ग की मानसिकता, किशोर मनोविज्ञान, स्त्री दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक और संवाद शैली जैसे बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे एक स्टोरी समझाता हूँ, ये पूरा का पूरा स्टोरी मैं समझा देता हूँ, सुनो। पूरा स्टोरी मैं समझा देता हूँ, सुनो। इस कहानी के मेन पात्र है तनु। ठीक है। उसके माँ बाप उसके माँ बाप
और वो जो लड़के थे, जो उसके घर के पास रहने आए थे, वो जो कॉलेज के लड़के थे, जो उसके घर के सामने रहने आए थे वो। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो कॉलेज के लड़के, वो तनु को देख के चुटकुला मारते हैं। तो ये बात वो तनु से एक्साइटेड भी थी थोड़ी-सी, कि कौन है वो लड़का जो मेरे को फ्लर्ट कर रहा है या चुटकुला-वुटकुला मार रहा है, ठीक है? और गुस्सा भी थी कि कैसे मार दिया मेरे को चुटकुला इसने, कैसे मेरे पर जोक्स वोक्स मार दिया, ठीक है? तो वो अपनी मम्मी को कंप्लेन करने जाती है। जब उसकी मम्मी को वो कंप्लेन करने जाती है कि देखो ना, सामने में कुछ लड़के रहते हैं, वो मेरे ऊपर चुटकुला मार रहे हैं। वो मेरे ऊपर चुटकुला मार रहे हैं। वो मेरे ऊपर जोक्स-वोक्स मार रहे हैं। तो उसकी मम्मी क्या करती है, वो लड़के को बुलाती है। वो सारे के सारे लड़कों को बुलाती है और उसको बोलती है, "भैया चाय नाश्ता कर लीजिए।" चाय नाश्ते पे बुलाती है और चाय नाश्ते के बहाने उसकी माँ उसकी दोस्ती तनु से करवा देती है। कि आप लोग तो वैसे भी कॉलेज के बच्चे हो, तो ये भी अभी कॉलेज में पढ़ती है, ये भी अभी कॉलेज स्कूल में पढ़ती है, तो आपस में आप लोग दोस्त-वोस्त बन जाओ। तो दोस्त-वोस्त कर देती है। मतलब उसके माँ-बाप जो थे, वो थोड़े-से मॉडर्न थे। तो उनमें क्या होता है, उनमें वो तनु को एक लड़का रहता है, उससे प्यार हो जाता है। उसके बीच में क्या होता है कि तनु को एक लड़का रहता है, उससे प्यार हो जाता है। उसी कॉलेज के छात्र में से एक लड़का से प्यार हो जाता है, ठीक है? अब उसके मम्मी को लगता है कि अगर ज़्यादा प्यार हो गया, अगर प्यार एकदम गहरा हो गया, फिर ज़्यादा दिक्कत है, फिर दिक्कतें ज़्यादा होगी। तो उसकी माँ एक तरफ चाहती है, उन लोगों का प्यार ज़्यादा ना हो। एक तरफ उसकी माँ चाहती है कि दोस्ती भी खराब ना हो, ठीक है? मतलब बीच में फँसी हुई है उसकी मम्मी, बीच में फँसी हुई है उसकी मम्मी। एक तरफ वो लोग चाहते हैं कि एकदम मतलब कि घनिष्ठ घनिष्ठ प्यार-व्यार ना हो, एक तरफ वो चाहते हैं कि दोस्ती भी ना टूटे। जब उन लोगों के बीच में कुछ हो जाता था, तब उसकी मम्मी जाके मतलब उसकी मम्मी जाके पैचअप करवा देती थी। जब उन लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ रिश्ते आने लगते थे, ज़्यादा कुछ रिलेशन बनने लगते थे, तो उसकी मम्मी को प्रॉब्लम होने लगते थे। तो मतलब बीच में मझधार में ये लोग फँसे हुए हैं आधुनिकता और रूढ़िवादी के बीच में, ठीक है? तो बेसिकली यही एक कहानी है, यही पूरा का पूरा कहानी है बेसिकली, इतना तक ही है, ठीक है? और बीच में यहाँ पे तनु भी फँसी हुई है, ये तनु को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? इससे दोस्ती करूँ कि ना करूँ? क्योंकि अगर नहीं करूँगा, तो मम्मी वापस से दोस्ती करवा देगी। अगर करूँगा, तो ज़्यादा दोस्ती अगर हो गई, तो मम्मी को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो माँ को हर बात में प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे, ठीक है? इस वजह से ये कहानी है। अच्छा, लेखक का परिचय पढ़ लीजिए। इस कहानी के जो लेखक हैं, वो है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। इस कहानी के जो लेखक है, वो है मन्नू भंडारी। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1931 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन हुआ था 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021 इनका निधन हुआ था। 15 नवंबर 2021, ठीक है? इनके जो प्रमुख रचनाएँ हैं, वो आपका बटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान या त्रिशंकु। इनका ये सब क्या है? फेमस राइटिंग्स। आइए अब एमसीक्यूज़ करते हैं। सबसे पहले कि त्रिशंकु कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ था, ठीक है? फिर ये त्रिशंकु कहानी किस शैली में लिखी गई है? मनोवैज्ञानिक के शैली में, साइकोलॉजी के शैली में। फिर कहानी के सूत्रधार कौन है? सूत्रधार? भैया तनु के बारे में है कहानी, ठीक है? ये कहानी तनु के बारे में है। कहानी में तनु किस उम्र वर्ग की थी? किशोरी थी वो, किशोरी मतलब किशोरी मतलब एडल्ट हो गई है अभी, ठीक है? सो ये कहानी में वो तनु के माता-पिता किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करते थे? बुद्धिजीवी थे। बुद्धिजीवी मतलब मॉडर्न। तनु के माँ-बाप मॉडर्न थे। कहानी में त्रिशंकु शब्द किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? सर ये सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है? फिर तनु ने पहली बार किसका बात का एहसास होता है? फिर स्त्रीत्व और आकर्षण का स्त्रीत्व और आकर्षण का एहसास होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट है, उसको उसको मतलब कि पहला-पहला बार कुछ ऐसा नज़र आया, तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, उसके अंदर एक आकर्षण आता है कि कौन मेरे को ऐसा बोल दिया नॉर्मली।
ठीक है, उस एज पर पहुंचने पर। फिर तनु के सामने वाले मकान में कौन रहता है? कौन रहते हैं? कॉलेज के छात्र, कॉलेज के छात्र रहते हैं। तनु के सामने वाले मकान में कॉलेज के छात्र रहते हैं, ठीक है। कॉलेज छात्र वो तनु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कैसा व्यवहार करते हैं भैया? फब्बतिया कसते हैं। फब्बतिया कसते हैं मतलब चुटकुले मारते हैं, चुटकुले मारते हैं, चुटकुले मारते हैं, मतलब जोक्स वोक्स मारते हैं, जोक्स वोक्स मारते हैं। फिर तनु की माँ लड़कों के व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया देती है? उन्हें चाय पे बुलाती है, उन्हें चाय पे बुलाती है। लड़का कुछ भी करे उनको चाय पे बुलाती है, ठीक है। उसके बाद कहानी में माँ की आधुनिकता कैसी है? सतही और दिखावटी, मतलब दिखावट कि हम मॉडर्न है। अरे दिखावट करती थी उसकी माँ कि हम मॉडर्न है, मॉडर्न है हम। फिर तनु की माँ लड़कों से क्या कहती है? कि घर को अपना समझो, घर को अपना समझो, घर तो तुम्हारा ही है, घर को अपना समझो। कहानी में पिता की दृष्टिकोण कैसा है? उदार और बहस प्रिय। कहानी में मोहल्ले वालों की प्रतिक्रिया कैसी है? विरोध करते हैं, ये सब सारा चीज को विरोध करते हैं। अरे भाई तुम्हारे घर में लड़के लड़के आ रहे हैं, जरा देखो कौन से लड़के आ रहे हैं, कौन से नहीं लड़के आ रहे हैं, तो विरोध करते हैं। कहानी में तनु की स्थिति कैसी थी? वो बीच में फंसी थी, वो त्रिशंकु बीच में फंसी थी, बीच में फंसी थी कि क्या करूं, उसे दोस्ती करूं कि ना करूं। एक तरफ दोस्ती करता हूं तो प्रॉब्लम, एक तरफ दोस्ती नहीं करता हूं तो प्रॉब्लम, क्या करूं। कहानी में माँ पिता की बहस किस विषय पे होती है? किस विषय पे होती है? विवाह के विषय पे होती है, विवाह के विषय पे होती है। कहानी में फब्तियो शब्द का अर्थ क्या है? चुटकुला या टिप्पणियां बोल सकते हो आप लोग। कहानी में तनु की भावनाएं कैसी है? उलझी हुई भावनाएं है, ठीक है। कहानी में आधुनिकता किस रूप से प्रस्तुत की गई है? विचार तक सीमित। कहानी का शीर्षक त्रिशक्कु क्यों उपयुक्त है? ये हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखिए, कहानी में माँ किस बात पर गर्व करती है? नाना से बहस कर विवाह करने पर, नाना से बहस कर विवाह करने पर। हमने आपको बोला था ना उसके माँ बाप जो थे, अरे भैया वो तनु के जो माँ बाप थे वो लव मैरिज किए थे, लव मैरिज। तो लव मैरिज जो किए थे ना, तो वो तनु की माँ ने उनके नाना से बहस किया था कि मैं करूंगी तो इसी से शादी करूंगी, बस तो बस शादी करूंगी इसी से। कहानी में तनु को क्या महसूस होता है? अकेलापन महसूस होता है, अकेलापन, अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। कहानी में संवाद शैली कैसी है? सहज और आत्मीय। और कहानी में मुख्य संदेश क्या है? आधुनिकता और दोहरी मानसिकता, ठीक है। तो बेसिकली यही था कहानी, ठीक है। यही पूरा का पूरा कहानी था, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। और यस, कमेंट अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं आएगा। कमेंट लाइक शेयर तो बनता है, कमेंट लाइक शेयर तो पक्का से पंखा बनता है। कमेंट लाइक शेयर बनता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं तक, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग एईसी हिंदी करने वाले हैं। एईसी हिंदी का भोलाराम का जीव ऑलरेडी हम लोग खत्म कर लिए थे। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है, इस कहानी का नाम है मंत्र। और इस चैप्टर के रचयिता है, ये मंत्र कहानी को लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा। आप जानते हो कि प्रेमचंद कितने महान प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इस कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मंत्र। इस कहानी का नाम है मंत्र और इस कहानी को लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कहानी को पढ़ाऊंगा, कहानी के समरी को पढ़ाऊंगा। पूरा कहानी तो पढ़ाना इम्पॉसिबल है, कहानी के समरी को पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, और साथ ही साथ मैं एमसीक्यूज आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग मंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सुनो। एईसी हिंदी का फुल सीरीज के लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करने बोलते हैं, आपको बस लाइक करने बोलते हैं, कमेंट करने बोलते हैं और शेयर करने बोलते हैं। एक कमेंट जरूर कर दो, एक कमेंट जरूर कर दो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई हिंदी का रिक्वायरमेंट तुम लोगों को है। मुझे लगता है कि हिंदी का रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है, इसीलिए आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी मैं हिंदी के सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। देख सकते हो कितने सारे चैप्टर अभी है आपके, ठीक है। तो हिंदी के सीरीज तभी कंटिन्यू रहेंगे जब आप लोग सपोर्ट्स दिखाओगे। आज आज के दिन ही मैं यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज फिलहाल में आज मैं मंत्र स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखिए, मंत्र का इतना बड़ा कहानी तो आप घर में पढ़िएगा, इतना जो लॉन्ग कहानी है वो तो आप घर में आप पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको समरी बताऊंगा, मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा कि ये कहानी कहती क्या है, ये कहानी का समरी क्या है, ठीक है। इतना समरी क्या है, आइए। तो आइए, यहां से पढ़िए, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर चड्ढा से। इस कहानी के मेन पात्र में से एक पात्र होता है डॉक्टर चड्ढा।
जो अमीर तो है, जो प्रसिद्ध तो है, जो फेमस तो है, लेकिन बहुत घमंडी है। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर चड्ढा से, जो एक प्रसिद्ध, अमीर और घमंडी डॉक्टर है। मतलब वो फेमस तो है, अमीर भी है, लेकिन वो घमंडी डॉक्टर है। वो क्या है? वो घमंडी डॉक्टर है। उनके अंदर घमंड भरा भरा है। वो गरीब को गरीब नहीं समझते, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। उनके पास धन, उनके पास प्रतिष्ठा, उनके पास ऐश्वर्य सब कुछ है। उनके पास धन भी है, मतलब उनके पास पैसा भी है, उनके पास प्रतिष्ठा भी है, फेमस भी है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। लेकिन उनके भीतर संवेदना और करुणा का अभाव है। वो लोगों को नहीं समझते, वो गरीब लोगों को नहीं समझते। वो डॉक्टर चड्ढा इतना घमंडी है कि वो किसी गरीब को नहीं समझता। जैसे आप देखते हो ना, क्या अमीर 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 डॉक्टर सिर्फ पैसे 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 करते रहते हैं। वो गरीबों को कुछ नहीं समझते। तो उनके भीतर संवेदना और करुणा का अभाव है। उनके भीतर दिल नहीं है, उनके भीतर संवेदना नहीं है, थोड़ी सी भी उनके भीतर नहीं है संवेदना, करुणा। तो क्या हुआ देखिए, हुआ क्या, इस कहानी में होता क्या है? इस कहानी में होता है कि एक दिन संध्या का समय, जब वो गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर जब वो गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो अमीर 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 है डॉक्टर। जब वो जो एक दिन एक दिन शाम के समय जब वो गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक गरीब वृद्ध अपने बीमार बेटे को डोली पर लेके उनके पास आता है। उनका बेटा जो है ना, एक गरीब वृद्ध था जिसका नाम था भगत। वो अपने बीमार बेटे को अपने डोली पे लेके आता है, क्योंकि उसका बेटा बीमार पड़ जाता है। ठीक है। वो डॉक्टर से विनती करता है, उसके बेटे की हालत बहुत खराब है, कृपया एक बार देख ले। ठीक है। मतलब वो जो गरीब इंसान आता है, वो उस डॉक्टर से विनती करता है कि साहब साहब डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत बीमार है, हालत बहुत खराब है, प्लीज एक बार आप देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर उसे यह कहकर टाल देते हैं कि यह उनके खेलने का समय है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी गोल्फ खेलने जा रहा हूं, मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, सॉरी, सुबह आइए। वो वृद्ध चीखता है, चिल्लाता है, रिक्वेस्ट करता है, सिर झुकाता है, पगड़ी उतार के चौखट पर रख देता है, लेकिन डॉक्टर मानता नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो मेरा गोल्फ खेलने का समय है, कल कल सुबह आओ, कल सुबह आओ, मैं अभी तुम्हारे बेटे को नहीं देख सकता, मैं अभी तुम्हारे बेटे को नहीं देख सकता। तुम्हारा बेटा बीमार है, मरा हुआ है, आई डोंट केयर, मुझे गोल्फ खेलना है। ठीक है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, वो बहुत चीखता है, वो जो गरीब भगत है, वो जो गरीब वृद्ध भगत है, गरीब, वो बहुत चीखता है, वो बहुत चिल्लाता है, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि देख लो साहब। वो सिर झुकाता है, गिड़गिड़ाता है, पगड़ी उतार के चौखट पर रख देता है, इतना कुछ हो जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है, डॉक्टर नहीं मानता है। लेकिन डॉक्टर उसे यह कहकर टाल देते हैं कि यह उनके खेलने का समय है, वह सुबह आए। वो वृद्ध बार बार गिड़गिड़ाता है, सिर सिर झुकाता है, पगड़ी उतार के चौखट पर रख देता है, गिड़गिड़ाता है कि साहब जी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, साहब जी प्लीज मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार है, मर जाएगा, प्लीज उसको बचा लो। गिड़गिड़ाता है, सिर झुकाता है, ऊपर से पगड़ी भी उतार के चौखट पर रख देता है, लेकिन डॉक्टर का हृदय नहीं पिघलता। उसमें भी डॉक्टर का हृदय नहीं पिघलता, मतलब उसके अंदर दिल नहीं है, उसके अंदर करुणा नहीं है, वो गरीब को गरीब नहीं समझता, वो इंसान को इंसान नहीं समझता। अतः वृद्ध निराश होके लौट जाता है। जब जब वो डॉक्टर नहीं मानता है, तब इंसान क्या करेगा? तब वो निराश होके लौट जाता है अपने घर। और उसी रात उसका बेटा मर जाता है। यह बेटा उसके जीवन का अंतिम सहारा था। उसी रात उस वृद्ध का जो बेटा है वो मर जाता है। उसी रात उस वृद्ध का बेटा मर जाता है, और यही बेटा उसका अंतिम सहारा था। बताइए, डॉक्टर भी ऐसे होते हैं। डॉक्टर तो था वो, और डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं। डॉक्टर था वो, डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर था, अमीर था, लेकिन घमंडी भी उतना ही था। अमीर था, फेमस था, लेकिन घमंडी भी उतना ही था। ये गरीब आया उसके चौखट पर, लेकिन उसको गोल्फ खेलने की पड़ी है। वो पहले गोल्फ खेलेगा, कल कल सुबह आइए अपने बेटे, आपका बेटा मरा है, जड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल आइए अपने बेटे को लेके। एक गरीब उसके चौखट पर आता है, गिड़गिड़ाता है, सिर झुकाता है, पगड़ी उतार के चौखट पर रख देता है, फिर भी वो डॉक्टर बोलता है कि कल आइए, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। उसका हृदय इसमें भी नहीं पिघलता है।
और अतः लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उसको वापस लौटना पड़ता है, लास्ट में वो वृद्ध जो था उसको वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इलाज विलाज नहीं किया। और उसी रात उसका बेटा मर जाता है, जो उसका जीवन का अंतिम सहारा था, मतलब एक ही उसका बेटा था, लास्ट में वो भी मर जाता है। वो वृद्ध अकेला रह जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये 20 वर्ष बाद, अब देखो कि मतलब बोलते हैं ना बोलते हैं ना कि कर्मा इज बैक। 20 वर्ष बाद डॉक्टर के बेटे कैलाश की जन्मदिन पार्टी के दौरान एक दुर्घटना घटती है। उस 20 वर्ष बाद क्या होता है, 20 वर्ष बाद उस डॉक्टर का भी एक बेटा है, उसका नाम है दोस्तों कैलाश। उसके जन्मदिन की पार्टी में एक दुर्घटना घटती है कि कैलाश को एक जहरीले सांप ने काट लिया। और वो जो कैलाश था ना, उसके एक जहरीले सांप ने काट लिया, उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया। ठीक है। 20 वर्ष बाद क्या हुआ कि डॉक्टर के बेटे कैलाश की जन्मदिन पार्टी थी, उधर एक बहुत ज्यादा दुर्घटना घटती है। कैलाश को एक जहरीले सांप ने काट लिया। और वो डॉक्टर सारा का सारा प्रयास कर लिया, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट्स कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर सारी की सारी चिकित्सा प्रयास सब कुछ कर लिया, लेकिन सब विफल हो गया। कि डॉक्टर की सारी चिकित्सा और प्रयास विफल हो जाते हैं। फिर तब किसी की याद आता है कि एक वृद्ध भगत सांपों को विष का इलाज मंत्र से करता है। तो किसी को उसी में याद आता है, किसी को उसी में याद आता है कि हाँ, मेरे नजर में एक तो है, मेरे नजर में एक तो है वृद्ध भगत, जो सांपों के विष का इलाज मंत्र से करता है, सांपों के विष का इलाज मंत्र से करता है। तो डॉक्टर उसको बुलवाते हैं, सीधा सा बात है। डॉक्टर उसको उसको वो बुलवाते हैं, वो वही था जिसके बेटे को डॉक्टर ने नहीं देखा, जिसका बेटा मर गया, जो बहुत गिरगिराया, वो वही था, वो वही वृद्ध भगत था जिसके बेटे को डॉक्टर ने नहीं देखा। लेकिन आज देखो, समय का खेल तो देखो कि डॉक्टर के बेटे के लिए उसको डॉक्टर को वापस से बुलवाना पड़ा, उसी आदमी को। वो सांप के जहर को, वो जो वृद्ध था, वो सांप के जहर को मंत्र से इलाज करता था, मंत्र से इलाज करता था। तो डॉक्टर उसे बुलवाते हैं, लेकिन वह पहले आने से मना कर देता है। सबसे पहले वो डॉक्टर उसको बुलाते हैं, लेकिन वो आने से मना कर देता है, नहीं साहब, हम नहीं आ पाएंगे, बिकॉज आप ही मेरे बेटे को मारे थे। आपके वजह से ही मेरा बेटा मरा था। आप उस दिन अगर इलाज कर देते तो मेरा बेटा जिंदा रह जाता। सबसे पहले पहले तो वो मना कर देता है, ठीक है, पहले पहले तो वो मना कर देता है कि नहीं साहब, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आप ही मेरे बेटे के हत्यारे हो। आपके वजह से ही मेरा बेटा मरा था। आपने इलाज नहीं किया था, इस वजह से मेरा बेटा को मरना पड़ा था। मेरा वो अंतिम सहारा था, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाया, झुका, मैं आपके सामने अपनी ये पगड़ी उतार के रख दी। सबसे तो वो आने से मना कर देता है पहले पहले। उनके मन में प्रतिकार है, क्योंकि यही डॉक्टर कभी उसके बेटे को मरने के लिए छोड़ चुके थे। लेकिन बाद में बहुत सारे रिक्वेस्ट्स के बाद, जब रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर की, ये सब रिक्वेस्ट वगैरह के बाद, लेकिन अतः वह आता है। लेकिन अतः बाद में जाके रियलाइज होता है कि मैं भी अगर उसके जैसे करूं तो उसमें और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। मैं भी अगर उस डॉक्टर के जैसे करूं तो उसमें और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। बाद में जाके रियलाइज हुआ उसको। ठीक है। तो जाता है, वो मंत्र पढ़ता है और डॉक्टर के बेटे की जान बचा लेता है। लेकिन अतः वो आता है, मंत्र पढ़ता है और उस वो डॉक्टर के बेटे की जान बचा लेता है। अतः वो जाता है और मंत्र पढ़ता है और डॉक्टर के बेटे की जान बचा लेता है। सुबह वो डॉक्टर उसे पहचान जाते हैं। सुबह सुबह वही वही वो डॉक्टर जो है उसे वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही था जिसका बेटा को मैं नहीं बचा पाया। और उसे अपनी गहल और उसे अपनी ये गलती का गहरा पछतावा होता है। ठीक है। सुबह डॉक्टर उसे पहचान जाते हैं और उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। यह घटना डॉक्टर के जीवन में एक नैतिक और भावनात्मक परिवर्तन लाती है। ठीक है। उसके बाद वो डॉक्टर चेंज हो जाता है। अब वही डॉक्टर गरीबों को निस्वार्थ भाव से इलाज करते हैं। गरीबों को बिना स्वार्थ के इलाज करते हैं, फ्री में इलाज करते हैं वो डॉक्टर। ठीक है। अब ये माइंडसेट जो डॉक्टर का चेंज हुआ, इस वजह से वो डॉक्टर अब क्या करता है कि गरीबों को निस्वार्थ भाव से इलाज करते हैं। कहानी का मंत्र केवल सांप के विष का इलाज नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन का भी प्रतीक बन जाता है। तो सिर्फ सांप का विष का इलाज नहीं है ये कहानी।
डॉक्टर का हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। वो गरीबों को निःशुल्क सेवा करने लगता है, मतलब बिना पैसे का वो, मतलब वो सेवा करने लगता है निस्वार्थ भाव से। क्लियर है? तो यही कहानी था नॉर्मली, ठीक है? यही पूरा का पूरा कहानी था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज। आप देखिए ये पिक्चर, ये है डॉक्टर चड्ढा, ये है उसका बेटा, ये है वो सपोला जो मंत्र पढ़ के इलाज करता है, मंत्र मंत्र पढ़ के इलाज करता है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद वास्तविक नाम क्या है इनका? वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद के का वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है? इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 8 अक्टूबर 19, ठीक है? और ये हिंदी उर्दू साहित्य के महानतम कथाकार है, मतलब हिंदी भी लिखते थे, उर्दू भी लिखते थे। सामाजिक यथार्थ, करुणा, नैतिकता, यही सब कहानी कहानी ये सब लिखते थे। बहुत ही बड़े लेखक थे, बहुत ही बड़े लेखक, ठीक है? इस कहानी के प्रमुख प्रमुख पात्र कौन है भैया? ये डॉक्टर चड्ढा, फिर भगत, फिर कैलाश, फिर मृणालिनी, ठीक है? क्लियर है? बस यही था कहानी। आइए अब एमसीक्यूज देखते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार घर में पढ़ लीजिएगा, आप लोग एक बार घर में पढ़ लीजिएगा। होता क्या है बेसिकली, ये कहानी में होता क्या है बेसिकली, सुनिए। होता क्या है, सबसे पहले डॉक्टर चड्ढा एक बहुत ही घमंडी अमीर व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा घमंडी व्यक्ति, जिसके पास पैसा तो है लेकिन जिसके पास दिल नहीं है। एक दिन उसके उसके द्वार पे एक दिन उसके द्वार पे आया भगत, ठीक है? एक दिन उसके द्वार पे आया वृद्ध भगत अपने बेटे को लेके, अपने बीमार बीमार बेटे को लेके एक दिन आया, ठीक है? लेकिन वो इलाज-विलाज नहीं किया क्योंकि वो गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहा था, ठीक है? इलाज नहीं किया, बहुत गिड़गिड़ाया उसके सामने भगत, और बहुत गिड़गिड़ाया, झुका, लेकिन इलाज-विलाज नहीं किया। ठीक 20 वर्ष बाद जब वो डॉक्टर के बेटे कैलाश को सांप-वाप काटा, तो सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर के फेल हो गई, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया। उसके बाद कोई याद दिलाया कि एक वृद्ध वृद्ध वो भगत करके है कोई, वो इलाज करता है, सांप को मंत्र पढ़ के इलाज-विलाज करता है। तब उसको बुलवाया गया, और सबसे पहले-पहले तो वो भगत नहीं आना चाहता था, लेकिन बाद में वो आया कि अगर मैं भी उसके जैसा कर रहा हूँ, तो उसमें और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा? तो बाद में वो आया और बाद में उसके बेटे को वो मंत्र पढ़ के जान बचा देता है, ठीक है? बाद में वो उसके बेटे को मंत्र पढ़ के जान बचा देता है। उसके बाद वो डॉक्टर का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर जो है, वो निःशुल्क सबकी सेवा करने लगता है, बिना स्वार्थ के गरीबों की सेवा करने लगता है, गरीबों की सेवा करने लगता है, ट्रीटमेंट करने लगता है, इलाज करने लगता है, ठीक है? क्लियर है? और ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेखक का परिचय ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कि कहानी मंत्र का लेखक कौन है? कहानी मंत्र का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880, ठीक है? कहानी मंत्र का किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? मानवता और आत्म आत्म परिवर्तन। डॉक्टर चड्ढा का पेशा क्या था? क्या पेशा था? डॉक्टर था वो, डॉक्टर था, ठीक है? वृद्ध वृद्ध भगत किसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? बेटे के इलाज के लिए, खुद के बेटे के इलाज के लिए। डॉक्टर चड्ढा वृद्ध को क्या कहकर टाल देते हैं? कल सुबह आना। बोला कल सुबह आना, मेरे को आज गोल्फ खेलना है, कल सुबह आना, मेरे को आज गोल्फ खेलना है। वृद्ध भगत का बेटा क्यों मरता है? इलाज न मिलने के कारण। कहानी में डॉक्टर का बेटा कौन है? कैलाश। डॉक्टर का बेटा कौन है? कैलाश। तो कैलाश को क्या काटता है? सांप काटता है, सांप काटता है, ठीक है? डॉक्टर के बेटे को बचाने के लिए किसे बुलाया जाता है? किसे बुलाया जाता है? वृद्ध भगत को बुलाया जाता है, वृद्ध भगत को बुलाया, ठीक है? वृद्ध भगत किस विधि से इलाज करता है? मंत्र पढ़ के इलाज करता है। सो भगत पहले आने से क्यों मना करता है? नाराज था वो कि उसका बेटा को भी वो डॉक्टर ने कभी ना कभी मारा था, ठीक है? उसका बेटा को भी मरना पड़ा था वो डॉक्टर की वजह से। अतः में अतः में भगत क्या करता है? मंत्र पढ़ के जान बचाता है, वो चला जाता है, मंत्र पढ़ के जान बचाता है। डॉक्टर चड्ढा को अंत में क्या अनुभव होता है? अंत में क्या अनुभव होता है? उसको पछतावा पछतावा होता है, ठीक है? कहानी का मंत्र किसका प्रतीक है? हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है। किसका हृदय परिवर्तन हो? डॉक्टर चड्ढा का, डॉक्टर चड्ढा का।
ठीक है। फिर डॉक्टर चड्ढा का स्वभाव शुरुआत में कैसा रहता है? एकदम घमंडी और असंवेदनशील, ठीक है। फिर भगत का स्वभाव कैसा है? वो दयालु है और परोपकारी है, वो सबका हेल्प करता है, सबका हेल्प करता है। कहानी में कितने साल बाद डॉक्टर का बेटा बीमार होता है? 20 साल के बाद। 20 साल के बाद डॉक्टर का बेटा बीमार होता है। फिर फिर ये, अच्छा, फिर ये कैलाश को सांपों से क्या था? शौक था। ठीक है, वो कैलाश जो था ना, उसको वो सांपों से शौक था बहुत। सांप वाप अच्छा लगता था उसको। ठीक है। फिर डॉक्टर डॉक्टर चड्ढा का हृदय परिवर्तन किस घटना में होती है? सो ये भगत भगत द्वारा बेटे की जान बचाना। ठीक है। कहानी में मृणालिनी कौन है? ये कौन है? ये कैलाश की प्रेमिका है। सो मृणालिनी कैलाश की प्रेमिका है। कौन है? ये कैलाश की प्रेमिका है। ठीक है। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मानवता और सेवा भाव, मानवता और सेवा भाव। डॉक्टर चड्ढा अंत में क्या करने लगते हैं? गरीबों का निशुल्क इलाज, गरीबों का निशुल्क इलाज करने लगते हैं। ठीक है। कहानी में डॉक्टर की गलती क्या थी? क्या थी गलती? समय पर इलाज ना करना। समय पर अगर इलाज करता उसका बेटा को तो वो बच जाता। ठीक है। कहानी मंत्र किस शैली में लिखी गई है? सामाजिक यथार्थ। दोस्तों इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि हिंदी के और भी सीरीज आए, हिंदी के और भी चैप्टर्स आए, तो सबसे पहले तो भैया कमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 चीज पे डिपेंड करता है कि हिंदी का सीरीज आना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बिकॉज़ देखो कोई भी हिंदी का सीरीज नहीं बना रहा है ऑनेस्टली। अगर मैं बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहा है, बिकॉज़ हिंदी बैकग्राउंड से हूँ नहीं मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी इतना अच्छे से समझा दे रहा हूँ आप लोग को, एमसीक्यूज़ करवा दे रहा हूँ। हिंदी का सीरीज़ आना चाहिए, तो ये 3 चीज़ आप लोग प्लीज़ कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, हर एक बंदे का कमेंट मेरे को चाहिए, ठीक है? शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। और दोस्तों आज ही अगर आप रिस्पॉन्स दिखाओगे तो आज ही और एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, बता देते हैं चैप्टर, जिसका नाम है हम लोग अभी सिलिया स्टार्ट करने वाले हैं, सिलिया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सिलिया स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही आसान वाला चैप्टर है, सिलिया स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे-प्यारे जीव-जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मज़े में। आज अभी हम लोग करने वाले हैं एईसी हिंदी का वन शॉट। जी बिल्कुल, एईसी हिंदी का वन शॉट का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं अंडे के छिलके। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अंडे के छिलके। इसको लिखा है मोहन राकेश ने, और वापस से मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है? इस चैप्टर का नाम है अंडे के छिलके और इसको लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। अब इसका सारांश मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। फटाफट से पहले लाइक कर दो क्योंकि आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बड़ा रोमांचक चैप्टर होने वाला है, बहुत मजा भी आने वाला है। देखिए जरा ध्यान से। तो यहां से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि कहानी एक सामान्य दिन से शुरू होती है। ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, मतलब फुल फैमिली की कहानी है। ये कहानी फुल फैमिली की कहानी है और ये कहानी सामान्य दिन से शुरू होती है जब श्याम बारिश में भीगता हुआ घर लौटता है। ये कहानी शुरू होती है जब श्याम नाम का एक युवक बारिश में भीगता हुआ घर लौटता है और अपनी भाभी वीना से चाय के साथ कुछ खाने के लिए कहता है। जब श्याम बारिश में भीगता हुआ आता है तब अपनी भाभी से वो बोलता है कि भाभी कुछ नाश्ते लेके आइए, कुछ नाश्ता लेके आओ। वो कुछ खाने के लिए कहता है, ठीक है? तो वीना उसे अंडे लाने को कहती है। उसी बात पर वीना जो है उसकी भाभी, वो उसे अंडे लाने को कहता है, ठीक है? तो जिससे श्याम असहज हो जाता है, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है, मतलब कि घबरा जाता है। श्याम घबरा जाता है बिकॉज़ उसकी अम्मा जो थी, उसकी अम्मा जमुना देवी, उसकी अम्मा का नाम जमुना देवी थी, वो बड़े पुराने विचारों की थी। वो बड़े पुराने विचारों की थी, वो ये समझती थी अंडा अपवित्र होता है, अंडा को नहीं खाना चाहिए घर में। वो ये समझती थी, मतलब पुराने ख्यालात की लोग थी वो। तो उसको देख के उसने अपनी अम्मा को देख के, श्याम ने अपनी अम्मा को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब वीना उसको बोलती है कि अंडे लेके आओ, तब श्याम अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है? लेकिन वीना बताती है कि घर में रोज अंडे का नाश्ता होता है, बस सब छिप कर खाते हैं। वीना लास्ट में बताती है कि रोज ही तो अंडे का नाश्ता होता है, रोज ही तो अंडे का नाश्ता करते हैं, लेकिन सब कुछ सबको ही बस छिप छिप के खाते हैं।
तो इसमें अनकॉमन सा कौन सा बात हो गया? जस्ट ये बिना बोल रही है, ठीक है। बिना ऐसे ने बोला, बिना बोली कि मैंने बोल ही दिया अगर अंडे लाने को, तो मैं क्या बुरा कर दिया? घर में तो वैसे भी रोज ही अंडे का नाश्ता होता है, सब तो छिप छिप कर खाते हैं। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि घर के सभी सदस्य वीना, गोपाल, राधा, श्याम अपने अपने शौक और आदतें छिपाकर जीते हैं। घर में सबका पोल खुलने लगा, वीना का भी, गोपाल का भी, राधा का भी, श्याम का भी, सबका धीरे धीरे पोल खुलने लगा, जो कि अपने शौक और आदतें छिपाकर जीते हैं। कोई यहाँ पे सिगरेट पीता था, कोई यहाँ पे चंद्रकला जैसी किताब पढ़ता था, कोई अंडे खाता था। कोई सिगरेट पीता था, कोई चंद्रकला जैसे किताब पढ़ता था, या तो कोई अंडे खाता था। लेकिन अब अम्मा से सब छिपाते हैं, क्योंकि वे उन्हें कठोर और रूढ़िवादी मानते हैं। मतलब अम्मा को अगर पता चलेगा तो कांड हो जाएगा, सीधा सा बात है। अम्मा से ये सब सब बात छिपता है कि भाई कोई अगर सिगरेट पीता है, कोई अगर चंद्रकांता जैसे किताबों को पढ़ता है, कोई कोई अगर अंडे अंडे खाता है, तो अम्मा से ये सब सब बात छिपाया जाता था, क्योंकि अम्मा को अगर पता चलेगा तो कांड हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो जब अम्मा अचानक अचानक कमरे में आती है, जब अम्मा अचानक कमरे में आ जाती है, अचानक जब कमरे में आ जाती है, तो सभी घबरा जाते हैं और अंडे के अंडे के हलवे को छिपाने के लिए बहाना मारते हैं, ठीक है। जब अम्मा अचानक से कमरे में आ जाती है, तो सभी कोई घबरा जाते हैं और अंडे के हलवे जो बना था उसको छिपाने के लिए सब कोई बहाना मारता है। कोई कहता है कि पुल्टिस पुल्टिस गर्म हो रहा है, कोई कहता है कि मरहम ढूंढ रहा है, कोई कहता है चाय बन रही है। अतः उसके बड़े भाई माधव के माध्यम से ये खुलासा होता है। अतः उसके बड़े भाई जो थे माधव, वो बोल देता है कि अम्मा को सब कुछ पता है, अम्मा से छुपाने की तुम कोशिश मत करो, अम्मा से कुछ भी तुम छुपाने की कोशिश मत करो, अम्मा को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है इस घर में, क्या नहीं हो रहा है, अम्मा को सब कुछ पता है। वो इस भाव वो इस वो इस फैमिली की एकता और भावनाओं की रक्षा के लिए सब कुछ अनदेखा करती है। वो इस परिवार की एकता और भावनाओं की रक्षा करने के लिए वो अनदेखा करती है, लेकिन अम्मा को सब कुछ पता है, तुम कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। उसका उसका भाई माधव ने बोला, ठीक है। तो बेटा यही था अंडे के छिलके, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि श्याम नाम का एक युवक रहता है, जो भीगते भीगते आता है और अपनी भाभी को बोलता है कि भाभी 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 मुझे कुछ नाश्ता करना है, नाश्ता ला के दो। तो उसकी भाभी बोलता है कि अंडे लेके आओ मार्केट से। तो श्याम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज उसकी अम्मा बड़े पुराने विचारों वाली थी, अपवित्र भोजन मानती थी अंडे को, तो इसीलिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। और बात बात में ही बिना बोल देती है, बिना जो थी उसकी भाभी, बात बात में बोल बोल देती है कि घर में तो रोज ही अंडा का नाश्ता होता है। ये कौन सा अनकॉमन बात हो गया, घर में तो वैसे भी रोज ही अंडा का नाश्ता होता है, बस बात है कि आप छिप छिप कर खाते हैं। तो ऐसे ही सबका पोल वोल खुलने लगा, विना, गोपाल, राधा, श्याम, सबका ही पोल खुलने लगा कि कोई यहाँ पे सिगरेट पीता था, कोई चंद्रकांता जैसे किताबें पढ़ता था, कोई अंडे खाता था, सबका ही पोल खुलने लगा। तो जब अम्मा अचानक से कमरे में आ जाती है, तो सब घबरा जाते हैं और अंडे के हलवे को छिपाने के लिए कोई भी कुछ भी बहाना करते रहते हैं, कि कोई बोल रहा है कि पुल्टिस गर्म हो रहा है, कोई कहता है मरहम ढूंढ रहा है, कोई कहता है चाय बन रही है। लेकिन अंत में उसके बड़े भाई माधव जो है वो खुलासा करता है कि भाई अम्मा से छुपाने की कोई कोशिश वोशिश मत करो तुम, अम्मा को सब कुछ पता है। वो तो अम्मा परिवार की एकता और भावनाओं की रक्षा के लिए सब कुछ अनदेखा कर देती है, अम्मा को सब कुछ पता है, अम्मा से छुपाओ मत कुछ, ठीक है। तो दोस्तों, ये बेसिकली आप समरी पढ़ सकते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ प्रमुख पात्रों का परिचय, सब आप पढ़ लीजिएगा आराम आराम से। विषय और संदेश ये सब सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। और चलिए एमसीक्यूज करते हैं। अंडे के छिलके के लेखक कौन है? लेखक कौन है अंडे के छिलके के लेखक? मोहन राकेश इसके लेखक है। यह एकांकी किस विधा में है? यह एकांकी किस विधा में? एकांकी है, ये एकांकी है, सिंपल सा बात है। एकांकी में कुल कितने प्रमुख पात्र है? छह छह प्रमुख पात्र है, छह प्रमुख पात्र है। अम्मा है, वीणा है, गोपाल है, राधा है, श्याम है, माधव है, ठीक है। तो छह पात्र है, छह कैरेक्टर्स है। अम्मा का वास्तविक नाम क्या है? जमुना देवी। अम्मा का वास्तविक नाम जमुना देवी है। श्याम किस रिश्ते में है? श्याम वीणा का देवर है, श्याम वीणा का देवर है। वीणा किसकी पत्नी है? गोपाल की पत्नी है। वीणा वीणा गोपाल की पत्नी है। गोपाल किस आदत को अम्मा से छिपाता था? सिगरेट पीना। गोपाल सिगरेट पीता था, तो सिगरेट पीने वाला आदत को छिपाता था अम्मा से। राधा किस किताब को छिपकर पढ़ती थी? चंद्रकांता समिति।
ठीक है। तो चंद्रकांता वाली किताबों को पढ़ती थी राधा। वीना किस चीज का हलवा बनाती है? अंडे का हलवा बनाती है। कौन? कौन? वीना। वीना अंडे का हलवा बनाती है। अम्मा को क्या शिकायत होती है? अम्मा को शिकायत होती है छत टपक रही है, छत टपक रही है, छत टपक रही है। अम्मा के कमरे की छत किस मौसम में टपकती है? बरसात के मौसम में टपकती है। छत तो भैया बरसात के मौसम में ही टपकेगी ना। अम्मा के सामने अंडे का हलवा को क्या कहकर छिपाया जाता है? पुलटिस कहकर छुपाया जाता है। पुलटिस कहकर छुपाया जाता है। ठीक है, पुलटिस गर्म हो रहा है, पुलटिस कह के छुपाया जाता है। अम्मा को स्टोव पर क्या रखा था यह बताने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि वो करंट लगाने का बहाना था। अंडे के छिलके कहाँ छिपाए जाते हैं? अंडे के छिलके कहाँ पे छिपाए जाते हैं? जुराब में। जुराब में छिपाए जाते हैं। अंडे के छिलके को जुराब में छुपाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। माधव कौन था? माधव था बड़ा भाई। माधव उसका बड़ा भाई था। माधव क्या बताता है? माधव बताता है कि अम्मा सब जानती है। एकांकी में किस पीढ़ी का वो दबदब दिखाया गया है? नई और पुरानी पीढ़ी का। नई और पुरानी पीढ़ी का। अच्छा। अम्मा का व्यवहार कैसा था? सहनशील थी और समझदार भी थी वो। सहनशील और समझदार भी थी अम्मा। ठीक है। एकाकी का मुख्य संदेश क्या था? पारिवारिक साम सामंजस्य। ठीक है। अंडे के छिलके किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? छिपी हुई इच्छाओं का। छिपी हुई इच्छाओं का। अंडे के छिलके छिपी हुई इच्छाओं का प्रतीक है। गोपाल किससे सिगरेट पीने की अनुमति लेता है? राधा से सिगरेट पीने की अनुमति लेता है। गोपाल राधा से सिगरेट पीने की अनुमति लेता है। बिना किस बात पर जोर देती है? खुलापन और ईमानदारी। खुलापन और ईमानदारी। अरे भाई अगर करना ही, बिना बोलती है अगर करना ही है तो खोल के करो, बोल के करो सब कुछ। एकांकी में संवाद किस शैली में है? सहज और यथार्थवादी। सहज और यथार्थवादी। एकांकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आलोचना। अब अंडे के छिलके छिपाने की जरूरत नहीं। यह संवाद किसका है? माधव। माधव का है। ठीक है, माधव का है। माधव उसका बड़ा भाई। लास्ट में बोला कि अम्मा को सब कुछ पता है, छिपाओ विपाओ मत कुछ। ठीक है, अम्मा को सब कुछ पता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा हो गया दोस्तों। अब हिंदी के सारे चैप्टर्स भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो जल्दी से। हिंदी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए आपके। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों संस्कृति है क्या। संस्कृति आखिरकार क्या है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। आज मैं आप सबको समरी पढ़ाऊंगा प्लस एमसीक्यू कराऊंगा। फटाफट करते हैं, ठीक है। तो संस्कृति क्या है उसके बारे में समरी कराऊंगा और एमसीक्यू कराऊंगा। ये जितने भी बड़े स्टोरीज है उसको तो आप घर में पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको समरी में बता दूंगा कि ये स्टोरी क्या कहती है क्या नहीं कहती है। तो आइए एक बार ये देखते हैं। सो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्कृति है क्या एक अत्यंत विचारोत्तक निबंध है जिसमें लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर, संस्कृति की पहचान, उसकी गहराई और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। मतलब सीधा सा बात है कि भारत में जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसकी गहराई, उसकी पहचान के बारे में बताया गया है। उसकी, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस बताया गया है, सीधा सा बात है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। संस्कृति की परिभाषा नहीं, पहचान संभव है। कोई संस्कृति को डिफाइन नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि संस्कृति को वो डिफाइन कर दे। संस्कृति का कोई डेफिनेशन नहीं है, संस्कृति का बस पहचान संभव है। पहचान संभव है। संस्कृति को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन इसके लक्षण ने इन्हें पहचाना जा सकता है। मतलब संस्कृति को उसके लक्षण से पहचान जा सकता है। संस्कृति को उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। मतलब किसी के अंदर अगर दया है, प्रेम है, सत्य है, समाचार है, तो बोलते हैं ना कि इसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। इसके अंदर कितने अच्छे संस्कृति है। तो संस्कृति को उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। जैसे आपका संस्कृति कुछ और होगा, मेरा संस्कृति कुछ और होगा। वो दया के बेसिस पर, प्रेम के बेसिस पर, सत्य के बेसिस पर, सदाचार के बेसिस पर, विनय के बेसिस पर देख सकते हैं हम लोग। फिर यहां पे बोला गया संस्कृति और ये सभ्यता में अंतर। आखिरकार ये डिफरेंस क्या है? संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस है? संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस है? सभ्यता बाहरी उपकरणों से जुड़ी होती है, जैसे मान लीजिए मोटर, भवन, पोशाक या तकनीक।
ठीक है, कि मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूं, मैं कौन से गाड़ी पे चढ़ूंगा, मैं कौन से महल में रहूंगा, इसको बोलते हैं सभ्यता। संस्कृति संस्कृति आपके आंतरिक आंतरिक गुणों से जुड़ी रहती है। सभ्यता मतलब बाहर आप क्या दिखा रहे हो, बाहर आप लोगों को क्या दिखा रहे हो, आपके अंदर सभ्यता है या नहीं है वो बाहर लोग देख के समझ जाएंगे। लेकिन संस्कृति संस्कृति आपके अंदर अंदर के गुणों को बोलते हैं संस्कृति। जैसे आपके व्यवहार, आपके सोच, आपके दृष्टिकोण, उसको बोलते हैं संस्कृति। मतलब संस्कृति भीतर वाला सोच है, आपका भीतर का सोच है, और सभ्यता बाहरी सोच है आपका। सभ्य व्यक्ति संस्कृत हो या आवश्यक नहीं है। सभ्य व्यक्ति हमेशा संस्कृत हो या आवश्यक नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये संस्कृति और प्रकृति में भेद। संस्कृति और प्रकृति में क्या भेद है? सबसे पहले प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जन्मजात प्रवृत्तियां, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ आदि, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृति की अगर बात करें, इन इन परिवर्तियों पर नियंत्रण और आत्मविजय। तो प्रकृति किसको बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, लोभ आदि। अरे प्रकृति मतलब तुम्हारा नेचर कैसा है? आपका नेचर ईर्ष्या वाला हो सकता है, क्रोध वाला हो सकता है, लोभ वाला हो सकता है। और संस्कृति किसको बोलते हैं? इन सब पर आप अगर नियंत्रण करोगे, इन सबको कंट्रोल करोगे, उनको बोलते हैं संस्कृति, उनको बोलते हैं संस्कृति, ठीक है। फिर संस्कृति की सूक्ष्मता और स्थायित्व, ठीक है, सूक्ष्मता और स्थायित्व। तो यह सभ्यता के अपेक्षा महीन और टिकाऊ होती है, जैसे दूध में छिपा मक्खन। मतलब सूक्ष्मता और स्थायित्व क्या होता है? जैसे दूध में छिपा मक्खन होता है नॉर्मली, ठीक है। सभ्यता नष्ट हो जाती है, संस्कृति ये पीढ़ियों तक चलती है। सभ्यता हो जाती है, लेकिन संस्कृति पीढ़ी पीढ़ी तक चलती है, जन्म जन्म तक चलती है, जन्म जन्म तक चलती है। फिर संस्कृति का निर्माण और विकास, यह एक दो दिन में नहीं बनती। संस्कृति एक दो दिन का खेल नहीं है। संस्कृति को डेवलप करने में, एक संस्कृति को डेवलप करने में सदियों बीत जाते हैं, शताब्दियों के अनुभवों से बनती है। संस्कृति एक दो दिन का खेल नहीं है, इसमें सदियों का अनुभव से बनता है। समाज की जीवन शैली, सोच, कर्म, धर्म, कला, साहित्य, संगीत आदि से इसका निर्माण होता है। कि कैसा सोच है, कैसा कर्म है, कैसा धर्म है, कैसा कला है, कैसा साहित्य है, उस हिसाब से संस्कृति बनता है। यह आत्मा का गुण है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है, हमेशा जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। संस्कृति एक दो दिन में नहीं बनता। संस्कृति एक दो दिन में नहीं बनता। संस्कृति को बनाने में सदियों लग जाते हैं। ये सोच, कर्म, धर्म, कला, साहित्य, संगीत आदि से निर्माण होता है। यह आत्मा का गुण है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। संस्कृति का आदान प्रदान और समन्वय। तो संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है, अलगाव से नहीं, ठीक है। तो आप संस्कृति जितना आदान प्रदान करोगे, जितना आदान प्रदान करोगे, जितना दोगे, जितना ज्ञान दोगे, उतना से बढ़ेगा, ठीक है। आपके अंदर मैनर्स है, आप दूसरों को मैनर्स सिखाओगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आपके अंदर मैनर्स है, आपके अंदर वो संस्कृति है, आपने छुपा के रखा है, उससे नहीं बढ़ेगा। आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, आपको आदान प्रदान सबको देना पड़ेगा। तो जब दो देश या जातियां मिलती है तो उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर से अलग अलग संस्कृति है। जब दो संस्कृति वाले मिलते हैं, मान लो कि बिहारी और बंगाली मिल गया, तो दोनों के दोनों संस्कृति को आप जानते हो, पहचानते हो कि बिहारी लोग क्या करते हैं, बंगाली लोग क्या करते हैं, मराठी लोग क्या करते हैं, गुजराती लोग क्या करते हैं, सीधा सा बात है। तो संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान से ही बढ़ता है संस्कृति। इसके बाद ये भारतीय संस्कृति की विशेषता। भारत में संस्कृति ने विविध संस्कृतियों का आत्मसम्मान किया है। मतलब भारत में क्या है, भारत में सारे के सारे संस्कृतियों का हम लोग आत्मसम्मान करते हैं। सारे के सारे संस्कृतियों का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग कभी अपमान नहीं किए किसी भी संस्कृति का। यही कारण है भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक शक्तिशाली और महान माना जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को महान माना जाता है। चाहे वो फॉरेन का संस्कृति हो, चाहे वो गुजराती, मराठी, बिहारी, कोई भी संस्कृति हो, हम लोग उसको हाथ जोड़ के नमन करते हैं और आत्मसम्मान करते हैं, उसको हम लोग सम्मान करते हैं। अनेकता में एकता इनकी विशेष पहचान है। इसीलिए भारत सबसे ग्रेट माना जाता है, इसीलिए भारत सबसे महान माना जाता है, क्योंकि हम लोग हर एक जन का कल्चर, हर एक जन का संस्कृति को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक जन का संस्कृति को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। संस्कृति का प्रभाव जीवन के हर एक क्षेत्र में,
शासन प्रणाली, पूजा पाठ, भवन निर्माण, जैसे आप लोग पूजा पाठ एक कल्चर से करते हो ना, आपको कुछ शासन करना है, पूजा पाठ करना है, भवन निर्माण करना है, पोशाक पहनना है, तीज त्योहार करना है, शादी करना है, हर चीज में तो संस्कृति काम आती है। आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर संस्कृति है, उसी संस्कृति से तो आप शादी विवाह या पोषण या पोषक या भवन निर्माण या पूजा पाठ सब कुछ करते हो, उसी संस्कार, उसी संस्कृति से। यह केवल कला या साहित्य तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संगठनों में भी इसकी भूमिका है। यह सिर्फ साहित्य कला तक सीमित नहीं, बल्कि इस कल्चर्स की राजनीतिक और आर्थिक संगठनों में भी बहुत सारा भूमिका है। संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। फिर संस्कृति का मूल्यांकन। मूल्यांकन, क्या संस्कृति को पैसे में तोल सकते हैं? जो संस्कृति दूसरों से सीखने को तैयार होती है वही जीवित रहती है। मतलब जो संस्कृति आदान प्रदान चलती रहेगी, आप अगर किसी को आदान प्रदान करोगे, वो आगे बढ़ाएगा, वो आगे बढ़ाएगा, तभी वो संस्कृति जिंदा रहती है, वरना नहीं। आज आप अपने आज आपने आज आप अपने पापा के बात सुनते हो, पापा जो संस्कार सिखाए वो संस्कार को लेके आगे बढ़ोगे, कल को अपने बच्चे को सिखाओगे, तभी वो संस्कार जीवित रहेगी, वरना नहीं। जो संस्कृति केवल देने की बात करती है, उसका दिवाला निकल जाता है। सिर्फ अगर देने की बात करोगे तो वो संस्कृति नहीं बेटा, ठीक है? क्लियर है? तो संस्कृति क्या है इसका मतलब आप समझ गए? नहीं समझे तो वापस से रिकैप करके देख देख लो एक बार, ठीक है? एमसीक्यूज कर लेते हैं अभी हम लोग, फटाफट से करना है ना, फटाफट से करना है। सीधा सा बात है, संस्कृति की कोई परिभाषा नहीं, मतलब कि पहचान संभव है। संस्कृति मतलब आपके अंदर का संस्कार, आपके फैमिली का कल्चर, आपके पूर्वजों का कल्चर, जो सरपास होता जाता है, सरपास होता जाता है, सरपास होता जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, संस्कृति है क्या? निबंध के लेखक कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने संस्कृति को किससे पहचान जा सकता है? लक्षणों से। आंसर हो जाएगा लक्षणों से। सभ्यता किस प्रकार से होती है? बाह्य सभ्यता होती है। संस्कृति किससे जुड़ी होती है? आंतरिक गुणों से। आंतरिक गुणों से, आपके आंतरिक गुणों से संस्कृति जुड़ी होती है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर को ये दिनकर जी ने किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? आदिवासियों से। आंसर हो जाएगा आदिवासियों से। 5 का हो जाएगा 2, आदिवासियों से। संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? शताब्दियों के अनुभव से। मतलब सदियों लग जाते हैं संस्कृति के, ठीक है? सभ्यता और संस्कृति का संबंध किससे है? शरीर और आत्मा। आंसर हो जाएगा शरीर और आत्मा। संस्कृति किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा का गुण है संस्कृति। संस्कृति आत्मा का गुण है। आपका जो आत्मा बोलेगा, आपका जो आत्मा करेगा, वही है आपका संस्कृति। सभ्यता किससे पहचानी जाती है? उपकरणों से। आंसर हो जाएगा उपकरणों से, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? उपकरणों से। संस्कृति किससे टिकाऊ होती है? नैतिकता से। आप कितने अच्छे हो, आप कितने नैतिक हो, आप कितने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, मोह को कंट्रोल कर सकते हो, मोह माया को कंट्रोल कर सकते हो, उससे संस्कृति जाना जाता है। संस्कृति का सबसे बड़ा गुण क्या है? संस्कृति का सबसे बड़ा गुण क्या है? विनिमय। विनिमय सबसे बड़ा गुण है। विनिमय सबसे बड़ा गुण है। दिनकर जी के अनुसार संस्कृति किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है? आदान प्रदान से बढ़ती है। आदान प्रदान से। आप संस्कृति का आदान प्रदान करोगे तभी संस्कृति बढ़ती है। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? सामासिकता। आंसर हो जाएगा सामासिकता। संस्कृति का प्रभाव किन क्षेत्रों में होता है? किन क्षेत्रों में होता है संस्कृति का प्रभाव? जीवन के हर एक क्षेत्र में। जीवन के हर एक क्षेत्र में। सभ्यता किससे जुड़ी होती है? भौतिक उपकरणों से। भैया ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में बार बार आप लोगों को बोले, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा ये पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और ले लो पीडीएफ। संस्कृति किससे प्रभावित होती है? सामाजिक संपर्क से। सामाजिक संपर्क से संस्कृति प्रभावित होती है। दिनकर जी ने किस सभ्यता को उपभोगीवादी कहा है? उपभोगवादी किस सभ्यता को कहा है? यूरोपीय। यूरोप को उपभोगीवादी कहा है। संस्कृति का मूल्यांकन किस आधार पे होता है? ये हो जाएगा आंसर 3, समन्वय की क्षमता। समन्वय की क्षमता। संस्कृति किससे नष्ट होती है? किससे नष्ट होती है संस्कृति? ये हो जाएगा आंसर। तो दिनकर दिनकर जी ने किस उदाहरण से संस्कृति की सुमक्षता को समझाया है? फूल की सुगंध से। फूल की सुगंध से। सभ्यता और संस्कृति का संबंध किस प्रकार से है? यहाँ पे हो जाएगा पूरक।
पूरक हो जाएगा इसका आंसर, पूरक, ठीक है। एमसीक्यूज याद कर लीजिएगा, अच्छे से एमसीक्यूज याद कर लीजिएगा। संस्कृति का स्थानित्व किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है? आत्मिक गुणों से, आपका जो आत्मा का जो गुण है ना, उससे जुड़ा है संस्कृत। दिनकर जी ने किस काल की ऋषियों को संस्कृत माना है? प्राचीन काल, प्राचीन काल के ऋषियों को संस्कृति माना है, ठीक है। संस्कृत किस प्रकार का अनुभव कर सकती है? अनुभूति से। और 25 से संस्कृत है क्या निबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृति का पहचान और महत्व स्पष्ट करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 के 25 एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व कर लिए। समरी पढ़ लीजिएगा बस एक बार आप समरी पढ़ लीजिएगा प्लस एमसीक्यू कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर भी हम लोग डन कर लिए। अब कमेंट करना पड़ेगा आपको, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर। आप नहीं करते हो इसीलिए इतना लेट लेट आता है। आप बोलते हो ना कि एईसी हिंदी का लेक्चर इतना लेट क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। आप सपोर्ट दिखाओगे तब ना मैं एईसी हिंदी का लेक्चर्स लाऊंगा, बिकॉज कोई नहीं करा रहा है एईसी हिंदी। तो समझो जरा ध्यान से, आप लोग इंपॉर्टेंस को समझो, आप लोग इंपॉर्टेंस को खुद ही नहीं समझ रहे हो। मैं बोलता हूँ लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, वो करते नहीं हो आप। फिर मेरा भी डिमोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है, मोटिवेशन, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करो, प्लीज एक बार कमेंट कर दो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। उसके 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 रिगार्डिंग हम लोग फिर अलग अलग लेक्चर्स लाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो दोस्तों, एक आखिरी कहानी हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है सिलिया, जिसके रचयिता है सुशीला टागभोड़े। इसके पहले भी मैंने ये कहानी रिकॉर्ड किया था, वो कहानी किसी कारणवश मेरे को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उस कहानी में प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी और बहुत सारी गलतियां थी। इस वजह से वो कहानी को मैंने डिलीट कर दिया है और एक फ्रेश कहानी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये कहानी है सिलिया, जिसको लिखा गया है सुशीला टागभोड़े के द्वारा। और हिंदी का पूरा सिलेबस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये आखिरी वाली कहानी थी, इसको भी मैं समरी में समझा देता हूं। इसके बाद हिंदी का पूरा सिलेबस लेकिन कंप्लीट हो गया इसके बाद, ठीक है। इसके बाद कोई भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो आइए जरा देखिए। तो सिलिया एक लड़की का नाम है, एक कॉमन सी लड़की का नाम है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको। नानी प्यार से उसे सिलिया ही कहती थी कि बड़े 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 भैया अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम सैलजा रखा था। मतलब नानी उसको सिलिया कहती थी। वो जो लड़की थी जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम सिलिया था, नानी उसको सिलिया कहती थी। और ये बड़े भैया अपनी शिक्षा शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम रखा था सैलजा। मतलब ये जो उसका बिग ब्रदर था उसका नाम सैलजा रखा गया था। माता पिता की वह सिल्ली रानी थी, माता पिता उसको सिल्ली रानी कह के बुलाते थे, ठीक है। तो आइए ये कहानी को एक बार पढ़ते हैं। देखिए, अब कहानी की शुरुआत कहां से होती है। इस सिलिया का असली नाम सैलजा था, लेकिन उसके परिवार और गांव वाले उसे सब प्यार से सिलिया कहते थे। सिलिया का असली नाम क्या था? सैलजा, लेकिन उसके परिवार और गांव वाले सब उसको सिलिया कहते थे, ठीक है। वो 11वीं क्लास में पढ़ने वाली समझदार और मेहनती लड़की थी। मतलब वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह खेल कूद में भी अच्छी थी, खास करके खो खो में उसकी टीम की कप्तान थी। खेल कूद में भी वो अच्छी थी, खो खो में भी वो कप्तान थी, कैप्टन थी वो, ठीक है। मतलब खेल कूद में भी अच्छी थी, पढ़ने भी वाली थी। और 11वीं क्लास में वो पढ़ती थी, 11वीं क्लास में वो पढ़ती थी। सिलिया के घर की आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी, मतलब सिलिया गरीब थी। सिलिया के घर के आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन सिलिया के माता पिता चाहते थे कि वो आगे पढ़े लिखे अपनी जिंदगी खुद बनाए। सिलिया के माता पिता इतना अच्छे थे कि वो चाहती थी कि सिलिया खूब पढ़े लिखे और अपनी जिंदगी खुद बनाए, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, अखबार में एक अजीब विज्ञापन आता है। मतलब अखबार में एक न्यूज आता है, अखबार अखबार में एक न्यूज आता है। एक दिन की बात है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आता है। एक बड़े नेता सेठ जी एक बड़े नेता सेठ जी को दलित जाति की लड़की से शादी करना है। अखबार में न्यूज आता है कि एक तो बड़ा नेता को एक दलित की लड़की से शादी करना है, एक दलित जाति की लड़की से शादी करना है। लड़की कम से कम मैट्रिक पास हो। तो सिलिया जो थी ना, सिलिया सिलिया जो थी वो दलित जाति से थी, वो छोटी जाति से थी, वो दलित जाति से थी, अछूत थी वो। और सिलिया आप जानते ही हो 11वीं पास थी। तो सोसाइटी, समाज को जब ये पता चला, जब ये विज्ञापन के बारे में समाज को पता चला, तो समाज पूरा प्रेशर करने लगा कि शादी करवा दे, तुम्हारी बेटी का लाइफ बन जाएगा, शादी करवा दे इस बड़ी नेता से। ये खबर गांव में पहुंचते ही सनसनी मचा देती है। गांव के लोग सोचते हैं कि अगर सिलिया की शादी इस नेता से हो जाए
तो उनके परिवार का नाम और इज्जत बढ़ जाएगी। तो गांव वाले लोग सोचते हैं कि इससे इस नेता से करवा दे शादी, इस नेता से करवा दे शादी, तुम्हारा परिवार का नाम और इज्जत बढ़ जाएगा। तो माँ, तो जब जब वो सिलिया की माँ को कहते थे, जब जब वो समाज वाले सिलिया की माँ को कहते थे, तो सिलिया की माँ कभी हाँ कहती थी, कभी ना कहती थी। वो बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन आखिरकार सिलिया की माँ ने विरोध कर ही डाला। आखिरकार बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। वो छोड़ दिया तो बाद में, वो अमीर घराने के लोग हैं, वो अगर छोड़ दिया तो जब लोग सिलिया की माँ को शादी करवाने की सलाह देते थे, तो माँ साफ मना कर देती थी। माँ साफ मना कर देती थी। माँ के मन में कहीं डर था, माँ के मन में बहुत सारे डर थे। माँ तो माँ होती है, माँ के मन में बहुत सारे डर थे। ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी। माँ यहाँ पे बोल रही है कि ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी। नेता अपने नाम और समाज में छवि सुधारने के लिए ये कर रहा है कि उसका इमेज बने, उसका समाज में इमेज बने। वो वोट बैंक को लेने के लिए ये सब कर रहा है। नेता अपने नाम और समाज में छवि सुधारने के लिए ये सब कर रहा है। शादी के बाद अगर उसने सिलिया को छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बोला, वो बोली, उसकी माँ बोलती है कि शादी के बाद अगर उसने सिलिया को छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। समाज में लोग फिर ताने देंगे और उसकी शादी कहीं कहीं नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो छोड़ देगा, वो नेता बाद में अगर छोड़ देगा, शादी वादी करके धोखा वोखा दे दिया, तो समाज में फिर उसको ताने वाने देंगे। ठीक है, उसकी शादी कहीं और नहीं हो पाएगी। फिर माँ का फैसला है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, शादी से पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। माँ का यही फैसला है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, शादी से पहले अपने पैरों पर उसको खड़ा करेंगे। अच्छा, सिलिया के मन में क्या सवाल था? सिलिया के मन में क्या सवाल था? इस घटना से सिलिया का मन में कई सवाल उठते हैं। इस घटना से सिलिया के मन में कई सवाल उठते हैं। वो सोचती है, जब हम भी इंसान हैं तो हमें अछूत या दलित क्यों कहा जाता है? जब हम भी इंसान हैं तो हमें अछूत क्यों कहा जाता है? क्या हमें पानी पीने का हक नहीं है? एक बार सिलिया कुएं में पानी पी लेती है, कुएं से पानी पी लेती है, तो उसके लिए उसकी मामी बहुत पीटती है उसको। एक बार सिलिया कुएं से पानी पी लेती है, वो ब्राह्मणों ठाकुरों की कुएं से पानी पी लेती है, तो इस चक्कर में वो दलित है ना, इसीलिए उसकी मामी उसको बहुत पिटाई लगाती है। तो इस सब बातों पर वो आघात थी। जब हम भी इंसान हैं तो हमें अछूत क्यों कहा जाता है, ऐसा सिलिया बोलती है। किसी के बर्तन छू लेने से या पानी पी लेने से हम गंदे कैसे हो सकते हैं? किसी के बर्तन छू लेने से या कुएं के पानी पी लेने से हम गंदे कैसे हो सकते हैं? ये सिलिया बोल रही है। क्या भगवान ने हमें अलग बनाया है? ये सब तो इंसानों का बनाया हुआ नियम है। उसे याद आता है कि एक बार उसकी सहेली मालती ने कुएं से पानी निकाला था, तो ऊंची जाति के लोग बहुत नाराज हो गए थे और कहा कि पानी अब अशुद्ध हो चुका है। तो इस तो ये सब जो घटनाएँ हैं, उसको बहुत दुःख देती है। ये सब जो घटनाएँ हैं, बहुत दुःख देती है। कुएँ से कोई पानी निकाल रहा है, तो बड़ा-बड़ा जाति बोल रहा है, "नहीं, तुम यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तुम छोटा जाति के हो, छोटा जात, बड़ा जात।" तो ये सब बहुत ज़्यादा दुःख देता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है देखिए, तो सिलिया फिर पढ़ाई के साथ खेलों में भी बहुत अच्छी थी। सिलिया एकदम पढ़ाई के साथ खेलों में भी बहुत अच्छी थी। वह लंबे दौड़, कुर्सी जैसी प्रतियोगिता में ये पहला इनाम जीतती है। खो-खो टीम की कप्तान है और टीम को जीत दिलाती है। उसकी जीत से उसके शिक्षक और सहपाठी उसे पसंद करते हैं। ये सफलताएँ उसे आत्मविश्वास दिलाती है और दिखाती है कि मेहनत और प्रतिभा से इंसान अपनी पहचान बना सकता है। तो वो हर चीज में वो चैंपियन थी। खो-खो में चैंपियन थी वो, ठीक है? कुर्सी दौड़, लंबे दौड़ की जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता था उसमें वो चैंपियन थी। तो शिक्षक और सहपाठी उसे पसंद करते थे इसीलिए, ठीक है? फिर सिलिया का बड़ा फैसला। इन सब अनुभवों के बाद सिलिया अपने जीवन का रास्ता खुद तय करती है। सिलिया सोचती है कि मैं आगे पढ़ूंगी, मैं आगे लिखूंगी और मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सिलिया अपने माँ से बोलती है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं बहुत पढ़ूंगी, मैं खूब पढ़ाई करूंगी, मैं खूब लिखूंगी। लेकिन उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, शादी तो कभी ना कभी करना ही पड़ता है, शादी तो कभी ना कभी करना ही पड़ता है। लेकिन तू आगे बढ़, तू पढ़ाई कर, तू अपने पैरों पर खड़े हो। जब तक तू पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक तुझको शादी वादी नहीं कराएंगे। तो वह पूरी पढ़ाई करेगी और आगे जाकर नौकरी या कुछ ऐसा करेगी जिससे वह खुद पर निर्भर रहे। वह अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए हमेशा खड़ी रहेगी।
किसी भी अन्याय और जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी। ये सब सिलिया सोचती है, ये सब सिलिया सोचती है, ठीक है। तो कहानी का संदेश क्या है कि शिक्षा ही असली असली ताकत है जो इंसान को आत्मनिर्भर और सम्मान दिलाती है। शिक्षा ही असली ताकत है, शिक्षा को छोड़ के कोई और ताकत नहीं है। शिक्षा ही ऐसा ताकत है जो इंसान को आत्मनिर्भर और सम्मान दिलाती है। जातिवाद और भेदभाव गलत है, लेकिन इसका विरोध करना चाहिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद खुद लेने चाहिए, दूसरों के दबाव में नहीं। औरत को अपनी पहचान और सम्मान खुद बनाना चाहिए, शादी को ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक चीज शादी नहीं होता। पहले खुद के पैरों पर खड़े रहो, पहले कुछ बनो, कुछ करो, उसके बाद, ठीक है। बेसिकली यही था पूरा का पूरा कहानी। आप देख सकते हो यही था पूरा का पूरा सिलिया वाला कहानी, ठीक है। अब एक बार फुल स्टोरी आप लोग पढ़ लेना, फुल स्टोरी आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। और इसका एमसीक्यू उपलब्ध नहीं है, ओके। तो इसका एमसीक्यू नहीं करवाएंगे, फुल स्टोरी एक बार आप पढ़ लेना, रीड रीड कर लेना खुद से, ठीक है। हो जाएगा। तो एईसी हिंदी का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक निबंध पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। इस निबंध को आपको खुद रीड करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाने के लिए आ गया। 10-20 मिनट पढ़ा दूंगा इस निबंध को। आज मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, जिसको लिखा गया है सुखदेव प्रसाद के द्वारा। इस ब्यूटीफुल सा निबंध को लिखा गया है सुखदेव प्रसाद के द्वारा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेखक स्पष्ट करता है कि पर्यावरण केवल वायुमंडल नहीं, बल्कि सजीव और निर्जीव संगठनों की समूची जीवन भौतिक व्यवस्था है। मतलब लेखक बोलता है कि ये जो पर्यावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये केवल वायुमंडल नहीं है। इसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं। इसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं, ठीक है। इसमें सजीव और निर्जीव प्राणी भी रहते हैं, जिसमें जीवधारी रहते हैं, पनपते हैं और अपनी प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। मतलब जीवधारी मतलब लायन, टाइगर, एंट, सब कोई रहता है ना नॉर्मली। इसी एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जीव जंतु लोग रहता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये पर्यावरण ऐसा वैसा पर्यावरण नहीं है जहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हैं, जहाँ पे सारे के सारे जीव जंतु लोग रहते हैं, अपने आप को बदलते हैं, पनपते हैं और अपनी विकास करते हैं, सीधा सा बात है। सो प्रकृति स्वयं इस संतुलन को बनाने रखने का प्रयास करती है। सो एनवायरमेंट खुद इस संतुलन को बनाने रखने का प्रयास करती है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस एनवायरमेंट को गंदा कर दिया है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस एनवायरमेंट को खराब कर दिया है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस व्यवस्था में हस्तक्षेप कर इसको इसको असंतुलित कर दिया, ठीक है। इस पर्यावरण को असंतुलित कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, औद्योगिकरण, ऊर्जा और अपव्यय, फॉसिल ईंधनों का वो दुरुपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, ये शरीर कटन और ये जनसंख्या विस्फोट जैसे कारणों की वजह से संकट उत्पन्न होता है। तो ये इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न होता है? इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम बहुत अलग अलग इश्यूज के बारे में, अलग अलग इश्यूज से उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए वो पेड़ वेड़ कोई काट दिया इससे, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है इससे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का दुरुपयोग की वजह से, तो इन वजह से पर्यावरण में संकट उत्पन्न हुआ है। इन सारे वजह से पर्यावरण का संकट जो है उत्पन्न हुआ है। लेखक बताते हैं कि फॉसिल ईंधनों का विनाश दोहरी समस्या पैदा करता है। मतलब लेखक ये बोलता है कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा खतरा है हमारे लिए। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं ना, उतना ही विनाश हो रहा है पर्यावरण का, उतना ही विनाश हो रहा है। ऊर्जा की कमी और वातावरण में कार्बन हाइड्रोक्साइड की वृद्धि। मतलब फॉसिल फ्यूल्स के दुरुपयोग की वजह से ऊर्जा की कमी आ रहा है और कार्बन हाइड्रोक्साइड की वृद्धि आ रहा है। वनों को काटने से न केवल जैव विविधता घटती है, बल्कि अ, भूश भूशरण, बाढ़ और ये जलवायु परिवर्तन जैसे आपदाएं भी आती है। तो बहुत सारी आपदाएं आती है नॉर्मली, बहुत सारी आपदाएं आती है। लैंड डिग्रेडेशन, जिसको आपने बोला होगा, लैंड डिग्रेडेशन सुना होगा, तो लैंड डिग्रेडेशन भी आता है, ठीक है। तो वनों को काटने से बहुत सारी मुश्किलें आती है। लैंड डिग्रेडेशन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है और बहुत सारी आपदाएं आती है, ठीक है। लेखक चाहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसकी संतान है। लेखक ये बोलते हैं
कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी नहीं है, वो उसकी संतान है, वो उसकी बेटा के जैसा है। लेकिन आधुनिक समाज में आधुनिक आ, आधुनिक आधुनिक सभ्यता ने प्रकृति को केवल भोग की वस्तु समझा और उस पर प्रभुत्व जमाने की भूल की। यही कारण है कि आज हम जलवायु परिवर्तन, ओजोन 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 में छेद या प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों का सामना कर रहे हैं। लेखक ने प्राचीन सभ्यताओं का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रकृति के देवता मानकर पूछती थी, लेकिन जबकि आज की सभ्यता उसे केवल समाधान मानती है। तो सीधा सा बात है, आज क्या करते हैं, आज हम लोग सिर्फ यूज करना जानते हैं, आज हम लोग सिर्फ यूज कर लेते हैं और बात खत्म हो गया। हम लोग उसी नेचर को, उसी इन्वायरमेंट को हम लोग पल्यूट करते हैं, उसी इन्वायरमेंट को हम लोग गंदा करते हैं, उसी इन्वायरमेंट को हम लोग बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। जो इन्वायरमेंट से हम लोग को इतना कुछ मिल रहा है, उसको लौटाने के बारे में ना सोच के उसका हम स्वामी बन के बैठे हैं, उसका हम भगवान बन के बैठे हैं कि इन्वायरमेंट है, उससे ही हम लोग सारे के सारे रिसोर्सेस लेंगे और इन्वायरमेंट को हम लोग खराब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम लोग ही खराब कर रहे हैं। और खराब होने की वजह से, इन्वायरमेंट खराब होने की वजह से आज हम लोगों को कितना कुछ ये देखना पड़ रहा है। लैंड डिग्रेडेशन देखना पड़ रहा है, ओजोन ओजोन में छेद देखना पड़ रहा है, ओजोन लेयर में हम लोग को डिप्लेशन देखना पड़ रहा है। ठीक है? ओज़ोन लेयर में हम लोगों को डिप्लेशन देखना पड़ रहा है, जलवायु जलवायु परिवर्तन देखना पड़ रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग को फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ की वजह से। क्योंकि हम लोग आजकल स्वामी मान के बैठे हैं। आजकल हम लोग ये मान गए हैं कि हम लोग नेचर के मालिक हैं। ठीक है? निबंध में यह भी बताया गया है कि विकसित राष्ट्रों में स्वार्थी नीतियों पूरी पूरी दुनिया को संकट में डाल रही है। अमेरिका जैसे देश जो विश्व की 7% जनसंख्या रखते हैं, 32% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब अमेरिका जैसा देश, उसका जो पॉपुलेशन है, उसका पॉपुलेशन सिर्फ 7% ऑफ द वर्ल्ड है, 7% ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन वो ये 32% ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। अमेरिका जैसा देश, वो 7% जनसंख्या रखते हैं लेकिन 32% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन भारत जो है 20% जनसंख्या है, पूरा वर्ल्ड का 20% जनसंख्या भारत का है, लेकिन केवल 1% ऊर्जा वो उपयोग करते हैं। ठीक है? अमेरिका जैसा देश जो विश्व गुरु बनता है, ठीक है, अमेरिका जैसा देश 7% जनसंख्या रखते हैं और 32% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। वही इंडिया जैसा देश 20% जनसंख्या रखती है लेकिन सिर्फ 1% ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। यह असंतुलन आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है। अगर डिफरेंशियस किया अगर ऐसा अगर डिफरेंशिएट किया तो कभी हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है ये। लेखक ने जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक आंकड़ों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि जनसंख्या विस्फोट ने संकट को और गहरा कर दिया है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। हमारे देश में जो इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। मतलब इतना सारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इस वजह से भी एक इंसान का हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से भी इंसान के हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। शोर प्रदूषण में श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है। वायु और ज, जल से आरोग्य रोग असाध्य रोग फैल रहा है असाध्य रोग फैल रहा है और जीव ठीक है, तो अलग अलग चीजों से अलग अलग चीज हो रहा है नॉर्मली। मतलब कि एयर पोल्यूशन से कुछ हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से कुछ हो रहा है। मतलब अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग रोग फैल रहा है। निबंध में जलवायु परिवर्तन में भी प्रकाश डाला गया है कि कार्बन हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है। ठीक है? हाइड्रोक्साइड की तापमान बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसमें ध्रुवों और बर्फ पिघलने और जल प्लावन की आशंका है नॉर्मली। लेखक ले, लेखक ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 18 19 1986, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 का वो तारीफ वारीफ किया है। ठीक है, कि भारत सरकार ने जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 का जो कदम उठाया है, वो बहुत अच्छा उठाया है। ठीक है? तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट के ऊपर ही था। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है? एक बार आप रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखो भाई, हिंदी प्रॉपरली मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं खुद समझ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ
ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का टीचर हूँ और फिर भी मैंने इतना आपको समझा दिया और एक चैप्टर बाकी है बस सिलिया। उस सिलिया को करने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक बार एमसीक्यू कर लेते हैं। सो पर्यावरण संरक्षण निबंध के लेखक कौन है? सुखदेव प्रसाद बोल सकते हो। सो पर्यावरण का तात्पर्य किससे है? सजीव या निर्जीव तत्वों की समूची व्यवस्था। सो प्रकृति किसका संतुलन बनाने की कोशिश करती है? जैविक और भौतिक संगठनों। आंसर है। ठीक है। सो पर्यावरण संकट का मुख्य कारण क्या है? मुख्य मुख्य कारण क्या है इसका? औद्योगिकरण और उपभोगितवाद। फॉसिल ईंधनों मतलब फॉसिल फ्यूल्स के वो दुरुपयोग से क्या दो संकट उत्पन्न होते हैं? कौन सा दो संकट उत्पन्न होते हैं? ऊर्जा संकट और CO2 वृद्धि। CO2 बढ़ जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है? भूशरण और बाढ़। ठीक है। मतलब ये बाढ़ आता है और लैंड डिग्रेडेशन आता है। लैंड डिग्रेडेशन और बाढ़। अच्छा, लेखक के अनुसार मनुष्य मनुष्य प्रकृति का क्या है? संतान। ठीक है, मनुष्य प्रकृति का क्या है? संतान। ठीक है। फिर आधुनिक सभ्यता ने प्रकृति को क्या समझा है? भोग की वस्तु। आंसर हो जाएगा भोग की वस्तु। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1986। मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कब लागू हुआ? 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कब लागू हुआ? 1986। ठीक है। अमेरिका की जनसंख्या विश्व की कितने, ये ये परसेंट है? 7%। ठीक है। अमेरिका की जनसंख्या जो है वो 7% है। वो 7% है। अमेरिका विश्व की कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है? 32% ऊर्जा का उपयोग करता है। भारत की जनसंख्या विश्व की कितने कितने प्रतिशत है? 20%। लेकिन कितना ऊर्जा का प्रयोग करता है? 1% का। अभी अभी तो पढ़ा है। इसके बाद एक एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा खर्च करता है? 40 गुना ऊर्जा खर्च करता है। मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है पूरा। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव किस पे पड़ता है? सामाजिक मूल्य पे पड़ता है। सामाजिक मूल्य पे। तो प्रदूषण के कारण कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो रही है? जीवधारियों और उपजातियां। तो कार्बन हाइड्रोक्साइड की वृद्धि से क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है। सो कार्बन हाइड्रोक्साइड की वृद्धि से क्या होता है? तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या खतरा है? बर्फ। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि बर्फ पिघलता रहता है और ज्वालापन आता है नॉर्मली। ठीक। लेखक ने किस वैज्ञानिक का उल्लेख किया है? सुमाकर। सुमाकर। सभ्य मानव जहां भी गया भूमि मरुस्थल हो गई। यह कह, यह कथन किस को संबंध में है? तो औद्योगिकरण। औद्योगिकरण हो जाएगा यहाँ पे। औद्योगिकरण। अच्छा, ये बताइए प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रवण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। श्रवण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। प्रदूषण से कौन सी जीवधारी अधिक प्रभावित होते हैं? सहन शक्ति कम वाले जीव। सो ये बताइए कि असंतुलन से क्या होता है? असंतुलन से सभ्यता का पतन होता है नॉर्मली। लेखक के अनुसार समाधान किससे संभव है? तो प्रदूषण रहित तकनीक और जागरूकता। निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? निबंध का मुख्य उद्देश्य है सर ये पर्यावरण चेतना और संरक्षण। तो बेसिकली यही है। यही सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। सो ये पर्यावरण संरक्षण का है। आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है सिलिया, वो करा के खत्म कर दूंगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है सिलिया, वो आपको करा के खत्म। थैंक यू सो मच। आज का यही तक। आई होप आपने ये हिंदी का बेहतरीन खूबसूरत सा मैराथन बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया है। 50 में से 50 आपके पक्के हैं। बस लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और आप कौन सा मैराथन आप चाहते हैं प्लीज अपना रिक्वायरमेंट्स बताइएगा। और एक बार व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम पे जुड़ जाना। व्हाट्सअप कम्युनिटी टेलीग्राम पे अगर तुम नहीं जुड़े हो तो कमेंट बॉक्स में देखना। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है। जुड़ जाइए भाई, जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़िए। थैंक यू सो मच।